ओके, देखिए रिकॉर्डिंग होगा तो मैसेज गया होगा सबके पास, या ना रिकॉर्डिंग वाला मैसेज? है सर। ओके ठीक है। ओके चलो, तो फिर लास्ट वीक हम लोग आईपीओ कर रहे थे, याद है सबको? इनिशियल पब्लिक ऑफर। विक्रांत? हाँ यस सर। यस सर। तो ये इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब क्या है, याद है किसी को? बोलो, किसी को भी याद है इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब? सिंपलीफाई करके बता सकते हो? मतलब पब्लिक बेसिकली ऑफर करेगा। हाँ, मतलब फर्स्ट टाइम जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है ना? फर्स्ट टाइम मतलब इससे पहले वो कंपनी मार्केट में नहीं था, स्टॉक मार्केट में वो कंपनी इससे पहले नहीं था, फर्स्ट टाइम आ रहा है। तो अगर पहली बार कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है तो उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है सर। उस प्रोसेस का नाम है आईपीओ प्रोसेस। नाम भी बड़ा सिंपल है सर, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। ऐसे तो आईपीओ के पहले का सिनेरियो जिन्होंने नहीं किया उसको मैं बाद में बता दूंगा, मतलब बाद में उसको क्लास शेयर कर लूंगा, वो पिछले वाला क्लास देख ले से समझ में आ जाएगा। बट आज क्या करना है, आईपीओ के बाद वाला सिनेरियो, मतलब एक्चुअल स्टॉक मार्केट वाला सिनेरियो, मतलब जब कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो जाए तो उसके बाद क्या हरकत होता है, मतलब आप कैसे स्टॉक मार्केट से शेयर खरीद सकते हो, या फिर स्टॉक मार्केट में जो वो लिस्टेड हो रहा है उसके बाद से उसका कैरेक्टर बदल जाते हैं, कंपनी का सिस्टम बदल जाते हैं। तो क्या बदलते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होता है स्टॉक मार्केट में शेयर लिस्टेड होने के बाद, उसका अप डाउन क्यों चालू हो जाता है, ये जो भी सवाल मन में चलता है ना हम लोगों का कि सर स्टॉक मार्केट कैसे फंक्शन करता है, इसके बारे में एक्चुअली आज वाला क्लास में चर्चा होगा। तो चलो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं और एक एक करके सारा का सारा डिस्कशंस पूरा एकदम ध्यान से सुनना, धीरे धीरे ही बताऊंगा, कोई हड़बड़ी नहीं, बिकॉज सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट में इनकम तभी हो सकता है जब आप इसको सीखो, ठीक है? मतलब नॉलेज में इन्वेस्ट करो तो लॉन्ग टर्म में बहुत कमा सकते हो। मतलब बेसिकली स्टॉक मार्केट में लोग सोचते हैं कमाना है, ऐसे जो लोग जानते हैं वो समझ रहे हो, ठीक है? अच्छा, स्क्रीन शेयर हुआ कि नहीं मुझे थोड़ा बताइएगा। स्क्रीन शो हो रहा है ना? यस सर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा व्हाट हैपेंस आफ्टर द आईपीओ, है ना सर? ये एक्चुअली लास्ट क्लास का थोड़ा सा कंक्लूजन है। मैंने क्लास में भी लिखा है कि आईपीओ का कंक्लूजन होगा और स्टॉक मार्केट का बिगिनिंग होगा। तो जब आईपीओ कंक्लूड होता है तब जाके स्टॉक मार्केट स्टार्ट होता है। तो ये आज कंक्लूजन थोड़ा करना है आईपीओ का, एंड उसके बाद हम लोग चालू करेंगे स्टॉक मार्केट, मतलब जहां से एक्चुअली मार्केट चालू होता है। लेकिन मार्केट चालू करने से पहले ये जो चैप्टर है दैट इज द स्टॉक मार्केट, ओके? ये स्टॉक मार्केट चालू करने से पहले एक बार लास्ट डे का कंक्लूजन एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, ताकि आपको कनेक्ट भी हो जाए और समझ में भी आ जाए कि सर क्या कनेक्शंस है लास्ट क्लास के साथ। तो मैं एक बार आईपीओ प्रोसेस आप लोगों को रिवाइज कराता हूँ, ठीक है? आईपीओ प्रोसेस एंड इवेंट्स, अगर आपको मैं रियल में भी एक चीज बताऊंगा कि किस तरह से कंपनी स्टॉक मार्केट में आते हैं और उसके पीछे क्या क्या कहानी होता है। ओके, तो अगर आपको मैं थोड़ा सा लास्ट डे का दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हो इजीली कि आईपीओ प्रोसेस का जो एरिया था दैट इज क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से देखना। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आईपीओ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। कोई भी कंपनी जब फर्स्ट टाइम आता है, अब जिसको समझ में नहीं आ रहा सर आईपीओ का फुल फॉर्म मैं उनको बता दूं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। मतलब एक्चुअली इससे पहले कंपनी क्या था, इससे हमारा जो इससे पहले वाला क्लास देखने से समझ आ जाएगा, इससे पहले 2 क्लास कि ये कंपनी एक ऑर्गेनिक कॉटन टी शर्ट कंपनी था, है ना सर? जिसका हम लोग लिस्टेशन करने के लिए सोच रहे हैं, याद है सबको? एक ऑर्गेनिक कॉटन टी शर्ट कंपनी था। यस सर। यस सर। तो ऑर्गेनिक कॉटन टी शर्ट कंपनी को हम लोग धीरे धीरे प्राइवेट प्रोसेस से उसका धीरे धीरे उसमें क्या किया, हम लोगों ने बिजनेस को बढ़ाया, उसका इन्वेस्टमेंट मिला और फिर वो आज ऐसा इतना बड़ा हो गया कि उसको हम लोग स्टॉक मार्केट में ला सकते हैं। उससे पहले वो जस्ट एक सिंपल प्राइवेट कंपनी था, वो अपने आप को ग्रो कर रहा था, वो अपने आप को मैच्योर कर रहा था, लेकिन आज वो मैच्योर हुआ, इतना मैच्योर हुआ कि वो पब्लिक से पैसा लेके भी बिजनेस कर सकता है। सर पब्लिक से लेके बिजनेस करना ना, उसके लिए दम चाहिए और बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर भी है, बिकॉज पब्लिक का फेथ पाना है आपको। आप बात समझ रहे हो?
पब्लिक एट लार्ज का फेथ पाने के लिए बिजनेस में बहुत दमदारी चाहिए। तो ये जो आईपीओ है, ये जो आईपीओ है दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर का प्रोसेस क्या है, मतलब फर्स्ट टाइम कंपनी जब आता है तो उसका क्या क्या प्रोसेस रहता है, उसको एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। Needless to say, each and every step involved in the IPO sequence has to happen under the SEBI। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, जो भी होता है सब सेबी के अंडर पे होता है, मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कंपनी को चलाने वाले होते हैं। ठीक है, मतलब कंपनी का रूल्स रेगुलेटर यही है। सेबी के बिना अगर कोई भी काम हो तो वो इलीगल हो जाएगा, सिंपल बात है। तो किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करने से पहले उसका सेबी ऑथोरिटी है कि नहीं, ये जरूर जानना जरूरी है। जैसे आप लोगों को मैंने एक स्कैम के बारे में बताया था, याद है सर, शारदा रोज वैली, ये स्कैम सर आपका साउंड नहीं आ रहा है मेरे को। क्या सबको नहीं आ रहा है क्या? हेलो सर, हाँ बोलो। आ रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम सर, मुझे आवाज कट कट के आ रहा है। इनकी को भी प्रॉब्लम हो रहा है, तुम्हारा नेटवर्क इशू है, मतलब इसका मतलब इनकी और श्वेता का इशू है क्या? सबको कट करके आ रहा है? मेरा नेटवर्क एकदम परफेक्ट है। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर हमको। यस, मे बी इनकी और श्वेता का वहां पर, मतलब उनके वहां पर नेटवर्क का कुछ इश्यूज है, दैट इज वाई, अदरवाइज तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। साउंड में हाँ कुछ बहुत मतलब स्लो आ रहा है। कुछ तो इश्यूज है आप लोगों के वहां पर नेटवर्क में। कोशिश करो कि कोई अच्छा नेटवर्क से ज्वाइन करने का, तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बिकॉज बाकी किसी का भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है और मेरे यहाँ पर भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ से तो कोई इश्यू नहीं है। कुछ नेटवर्क इश्यूज आपके वहां पर, म्यूट कर लो प्लीज। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। ठीक हो, कोशिश करो अगर साउंड आ जाए, नेटवर्क थोड़ा सा जिस जगह में जाने से होगा, थोड़ा सा कोशिश करो वहां पर जाने का। इनकी को भी बोल रहा हूँ, श्वेता को भी बोल रहा हूँ। इनकी अभी भी दिक्कत है क्या? हाँ सर, दिक्कत हो रहा है। मैं बार बार बोलता हूँ, एक बात तो देखो, अगर ऑनलाइन में तो एक चीज है, मैं नॉर्मली जितना समझता हूँ, ब्रॉडबैंड थोड़ा सा अच्छा होने से अच्छा रहता है ऑनलाइन क्लास के लिए। और अगर कोई मोबाइल नेटवर्क है तो उसका कनेक्टिविटी बहुत जबरदस्त होना चाहिए, ये तो और कोई इसका और कोई उपाय नहीं है। फिर क्या करूं सर? ओके सर, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर छोड़ सकते हो, और क्या बताएं, या फिर और एक बार ज्वाइन करके देखो, अगर ठीक हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो मैं और क्या कर सकता हूँ। अब नेटवर्क तो मेरे हाथ में नहीं है। नेटवर्क अभी प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा। वही, नेटवर्क इशू तो मेरे हाथ में नहीं है, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर छोड़ दो, अगर सुनाई नहीं देगा तो और क्या कर सकते हैं। बट अगर नेटवर्क इशू, क्लास कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके ठीक है, ठीक है चलो। ओके श्वेता, देखो अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज ठीक है सर, बाद में रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा अगर चाहते हो, ठीक है। ओके सर, आ जाओ बाकी लोग, सुनाई दे रहा है ना सबको? यस सर। ओके ठीक है। तो अपॉइंट ए मर्चेंट बैंकर, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सर, मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करते हैं। इसके बारे में मैं लास्ट दिन आप लोगों को एक कंपनी का केस स्टडीज बताया था, याद है कंपनी का नाम? प्रगति बोल, कौन सा कंपनी का केस स्टडीज किया था लास्ट वीक? हेलो, किस कंपनी का केस स्टडीज किए थे स्नेहाशीष? हिरनबा, वेरी गुड सर, वही तो पूछ रहा हूँ। प्रगति को याद नहीं है। ओके, तो अपॉइंट ए मर्चेंट बैंकर, तो इसमें हम लोग हिरनबा इंडस्ट्रीज का केस स्टडीज किए थे। ये कंपनी लिस्टेड हुआ है सर, रिसेंटली लिस्टेड हुआ है, खबर है सबके पास? रिसेंटली लिस्टेड हुआ है। एक फर्टिलाइजर, एग्जैक्टली सर, फर्टिलाइजर कंपनी है। कल ही इसका लिस्टेशन का जो प्रोसेस है कंप्लीट हुआ, जस्ट यस्टरडे। ये देखो सर, ये आईपीओ, कौन सा आईपीओ रिसेंट आ रहा है उसका डेटा है ये। अपकमिंग आईपीओ मतलब कौन सा कंपनी रिसेंट मार्केट में आ रहा है उसका हिसाब है यहाँ पर। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एनएसडीएल, बारबेक्यू नेशन, ये आपका एनएसडीएल क्या है ना सर, वो पैन कार्ड वगैरह बनाने वाला कंपनी है ना। एक्चुअली ये स्टॉक मार्केट का एक बहुत बड़ा इसका काम है, नॉर्मली इसको लोग पैन कार्ड के लिए जानते हैं, बट एनएसडीएल
सर एक्चुअली हमारा जो डीमैट अकाउंट होता है ना, आप लोग जानते हो, बेसिक एकदम बेसिक में मैं इसके बारे में बताया था, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ओके। NSDL जो है ये एक्चुअली आपका हमारा डीमैट अकाउंट इनके पास होता है, ब्रोकर के पास नहीं होता, इनके पास होता है। तो ये एक बहुत अच्छा कंपनी आ रहा है। बारबेक्यू नेशन, NCDEX, LIC, बजाज एनर्जी, ये सब आ रहा है, लेकिन अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुआ। ये देखो सर, हिरन इंडस्ट्रीज का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, दिखाई दे रहा है क्या सबको? हेलो, Yes, sir. हिरन इंडस्ट्रीज का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। लास्ट दिन ये हिरन यहाँ पर था, है ना सर? लास्ट वीक हिरन यहाँ पर था, आज हिरन यहाँ पर है। इसका प्राइस बैंड सर 626 से 627 का था, और मिनिमम एक लॉट में आईपीओ के टाइम पे आपको कम से कम 23 लेना है। ये स्टार्टिंग में आपको आईपीओ, क्योंकि ये प्राइमरी मार्केट है, तो आईपीओ के टाइम पे आपको कम से कम 23 क्वांटिटी का बिड करना है। अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको सब्सक्राइब करने का कोशिश करते हैं। ऐसे तो मैं इसका मार्केट का जो खबर है हिरन का, तो करीब 83% के आसपास इसका इशू हुआ है। मैं आपको बताता हूँ हिरन का मार्केट न्यूज, हिरन इंडस्ट्रीज, इसका मार्केट में इशू ऑलरेडी इशू हुआ है, लेकिन अभी इसका अलॉटमेंट वगैरह बाकी है सर। ये देखो सर, खबर मिल रहा है इकोनॉमिक टाइम्स का, हिरन आईपीओ सब्सक्राइब 83.3 टाइम्स, मतलब करीब 83 गुना, मतलब जितना इसका है उससे 83 गुना ज्यादा सब्सक्रिप्शन हुआ है। इसका शेयर लेने के लिए लोग पागल हुआ है। याद आ रहा है सर? देखने को मिल रहा है सर? हेलो, Yes, sir. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। हेलो, इसका मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, यस और नो? यस सर, यस सर, है ना? तो दैट मीन्स आप समझ सकते हो कि कंपनी का क्या सिचुएशन हो रहा है। तो सबसे पहले तो जब भी कोई कंपनी मार्केट में आता है, उसके लिए एक प्रोसेस के लिए मार्चेंट बैंकर चाहिए होता है। जैसे इस कंपनी का मार्चेंट बैंकर है ये AMK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस, बाटलीविला करनी सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों कंपनीज एक्चुअली इसका बुक रनिंग लीड मैनेजर है। बुक रनिंग लीड मैनेजर मतलब इसका मार्जिन बैंकर, जो इसको मार्केट से जो भी पैसा इनको चाहिए, लाइक 60 करोड़ का फ्रेश इशू और करीब 5 लाख के आसपास कुछ शेयर इनको सेल करवाना है, जो पहले का ओनर था उनके लिए। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस करने का काम इनका होगा, जिसको मार्जिन बैंकर भी कहते हैं। तो बेसिकली अपॉइंट ए मार्जिन बैंकर, फिर अप्लाई टू सेबी विद रजिस्टर्ड स्टेटमेंट, फिर गेटिंग ए नोट फ्रॉम सेबी, ये सब आपको लास्ट दिन ही मैंने बताया था। फिर उसका प्रोस्पेक्टस, एक्चुअली ये जो DRHP है, ये क्या है? ये DRHP तो हम लोग रीड कर रहे हैं, ये देखो सर 372 पेज का है, देख रहे हो? और ये बारबेक्यू नेशंस का देख लो। बारबेक्यू नेशंस वो कंपनी है, वो एक हॉस्पिटलिटी कंपनी है, होटल इंडस्ट्रीज है एक्चुअली। ये जो फास्ट फूड है ना सर, पिज्जा, डोमिनोज, पिज्जा हट, KFC, इंडिया में इनका बिजनेस को जो ऑपरेट करते हैं ना, वो ये कंपनी है बारबेक्यू नेशन। देख पा रहे हो सर? हेलो, Yes, sir. देख रहे हो? ये इसका भी बहुत बड़ा इशू आ रहा है, लेकिन अभी इसका डेट डिक्लेयर नहीं हुआ। IIFL बहुत बड़ा एक कंपनी है, एडेलविस कैपिटल, जफरीज, ये सब क्या है? बुक रनिंग लीड मैनेजर, मार्चेंट बैंकर है, कंपनी का पैसा उठाने के लिए हेल्प करेगा। SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड, और लिंक टाइम इसका रजिस्टर का काम कर रहा है, इसको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में इसका हेल्प कर रहा है। ये है आपका लिंक टाइम। तो बेसिकली ये जो कंपनी मार्केट में फर्स्ट टाइम आ रहा है, उसी का प्रोसेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो DRHP में कंपनी का क्या क्या होता है आप लोग जानते हो, उसका IPO साइज क्या है, क्या दाम में मार्केट में आ रहा है, ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। एंड आफ्टर दैट कंपनी को मार्केट करने के लिए टीवी में एडवर्टाइजमेंट और मार्केट में अवेयरनेस निकालना, ये सब होता है ना सर? हेलो, टीवी में आना, मार्केट में न्यूज देना, ये सारा का सारा काम होता है। तो एग्जैक्टली ये सब जो भी प्रोसेस है, इसको धीरे धीरे मार्केट करना, टीवी में आना या फिर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना, फिर इसका फिक्स दी प्राइस बैंड। जैसे हिरन का प्राइस बैंड क्या था, कुछ याद आ रहा है सर? हिरन का प्राइस बैंड क्या था? 600 कुछ था क्या? 627 ऐसे कुछ, 626 27 ऐसा था ना सर? 626 27, ओके। 626 से 627, इसमें से एक भी कोई भी एक दाम एक्चुअली मार्केट में होगा, मतलब आइदर 626 हो या तो 627 से डिपेंड करेगा कि मैक्सिमम बिडिंग क्या दाम में आया है। तो ये सब धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल फील्ड में आ जाओगे। फिर होगा बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग में एक्चुअली वही IPO का जो प्रोसेस हुआ ना, अभी हिरन का कंप्लीट हुआ, वो एक्चुअली बुक बिल्डिंग में आ गया।
ठीक है। उसके बाद क्लोजर, अभी क्लोजर चलेगा सर, ठीक है, अभी क्लोजर पैटर्न चलेगा। आफ्टर द बुक बिल्डिंग, बुक बिल्डिंग में क्या हो रहा है, अभी हिरन में का देखो क्या हो रहा है, रोड शो, मतलब मार्केट का जो मार्केटिंग करना था कंपनी का हो गया। Once the road show is done and price band fixed, the company now has to officially open the window during which the public can subscribe for shares. Okay. For example, if the price band is between 100 to 120 किसी भी कंपनी का, then public can actually choose a price they think is fair enough for this IPO. अब 100 से 120 भी हो सकता है या 626 से 627 भी हो सकता है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग होगा। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे हिरन का मैं बात बता रहा हूँ, ये रिसेंटली आ रहा है तो ये 626 627 के रेंज में आ रहा है। तो एग्जैक्टली अब ये पब्लिक डिसाइड करेगा, अब ये पब्लिक डिसाइड करेगा कि वो क्या दाम पे लेगा। अब पब्लिक को जो सबसे फेयर लगे, पब्लिक को जो दाम सबसे ठीक लगे, वही दाम में इसका लिस्टेशन होने का चांसेस होता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग दिस प्राइस पॉइंट्स अलोंग विद द रेस्पेक्टिव क्वांटिटीज इज कॉल्ड द बुक बिल्डिंग। बात समझ में आया सर? द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग ऑल दिस प्राइस पॉइंट्स along with the respective quantities, मतलब कितना लोगों ने लॉट खरीदा है, ठीक है। लॉट में होता है, जैसे हेरनवे के केस में आप लोगों को मैंने बताया ना 23 लॉट लेना था, ठीक है। तो एग्जैक्टली जैसे अलग अलग कंपनी का अलग अलग हुआ होगा। आपको यहाँ पर देख सकते हो आप, रेल टेल, ये आपका गूगल का, जैसे गूगल के थ्रू साथ ये टाई अप है इनका। ये रेलवे स्टेशन में आप लोगों ने वाईफाई देखा सर? रेलवे प्लेटफॉर्म में वाईफाई देखते हो आप लोग? ऐसा सियालदह আছে तो सियालदह में, हावड़ा में, आपको कोई भी बिग स्टेशंस में आपको वाईफाई दिखेगा। तो ये बड़े बड़े स्टेशंस में जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है उसका काम करते हैं रेलटेल। समझ में आ रहा है सर? रेलटेल ये इंडियन रेलवे का ही एक सब्सिडियरी है और गूगल जैसे बड़े बड़े नेटवर्किंग कंपनीज के साथ टाई अप करके ये काम कर रहा है। तो इसका एक एक शेयर का दाम 93 94 था, अभी ये लिस्टेड हो चुका है सर। 16 यही लास्ट वीक का पॉइंट है, 16 फेब से 18 फेब 93 94 प्राइस रेंज में लिस्टेड हुआ। अभी मैं आपको रेलटेल का हिसाब दिखाता हूँ। रिसेंट चीज का बात इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग रिसेंट के साथ कनेक्टेड हो जाओ सर, कि क्या चल रहा है मार्केट में और आप उसके साथ कितना रेगुलर अपडेट हो। तो देख सकते हो आप यहाँ पर कि ये जस्ट एक हफ्ता में ये शेयर कहां से कहां गया सर। हेलो, क्या दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ, 93 94 में लिस्टेड हुआ और 121.40 का इसका शेयर का दाम चल रहा है। तो ये जो मार्केट में आप रेलटेल को अभी देख रहे हो, इस मार्केट का क्या नाम है? एनीवन? और जो 93 94 का जो हिसाब का एरिया था वो क्या मार्केट है? ये जो 93 94 में ये लिस्टेड हुआ था ये आईपीओ मार्केट है और इस मार्केट का दूसरा नाम है प्राइमरी मार्केट। क्या मार्केट है सर? बोलो एक बार। प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट। आईपीओ जिस प्रोसेस में होता है उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। और जैसे ही वो लिस्टेड हो जाए, जैसे यहाँ पर हम लोग रेलटेल को देख पा रहे हैं बिकॉज वो लिस्टेड हो गया है। लेकिन अगर आप हिरनबो को ढूंढेगा तो मिलेगा क्या? हिरनबो मिलेगा यहाँ पर? हेलो, नहीं मिलेगा सर। ये देखो दिख रहा है क्या हिरनबो? नहीं, बिकॉज हिरनबो अभी मार्केट में लिस्टेड हुआ नहीं है, प्रोसेस में है। यस ना? यस सर। समझ आ रहा है? ओके। तो the process of collecting all these price points along with the respective quantities is called book building. Book building is perceived as an effective price discovery method. ये book building से ही पता चलता है कंपनी मार्केट में क्या दाम पे लिस्टेड होगा। ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो लिस्टेड डे पे डबल गेन भी देता है, मतलब जितने में इसका प्राइस है उससे डबल दाम में वो लिस्टेड हो जाते हैं, इतना ज्यादा सब्सक्रिप्शन होता है। ऐसा एक कंपनी मुझे याद आ रहा है कि बुक बिल्डिंग में क्या मतलब टॉप क्लास उसका रिकवरी हुआ था। कंपनी का नाम है डीमार्ट। नाम सुने हो आप लोग? ये कंपनी के बारे में कभी पहले नाम सुने हो सर? एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड के नाम से जाने जाते हैं। इसका कॉम्पिटिटर बिग बाजार, ग्रोफर्स, फ्लिपकार्ट, ये इनका एक्चुअली कॉम्पिटिटर है। सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर तो बिग बाजार था जो लॉस मेकिंग हो गया। लेकिन ये कंपनी, अगर आप 5 साल पुराना डेटा देखो, 2017 में लिस्टेड हुआ था। ये कंपनी मार्केट में इसका प्राइस आया था सर 300, लेकिन आप देखो 24 मार्च 2017 को इसका दाम देख पा रहे हो क्या? इसका लिस्टेशन प्राइस था 300, लेकिन ये 616 में लिस्टेड हुआ था। मतलब इसका आईपीओ प्राइस था 300 समथिंग और ये सेम डे पे लिस्टेड होके इसका फर्स्ट डे का गेनिंग हुआ था 616। तो ये सब कैसे समझ में आता है?
बुक बिल्डिंग प्रोसेस करके समझ में आता है कि कितना लोग सब्सक्रिप्शन कर रहा है, कितना लोग लेना चाहता है। बेसिक एक इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है। अगर सप्लाई कम है और डिमांड हाई है तो क्या होता है, बोलो। किसी भी प्रोडक्ट का सप्लाई लो, डिमांड हाई, तो प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अगर हाँ बोलो 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 सर। प्राइस और एक बार बताओ। प्राइस हाई हो जाएगा ही बोला ना, वेरी गुड सर। अगर मतलब कंपैरेटिवली सप्लाई लो है और बहुत सारे लोग उस पर्टिकुलर शेयर को खरीदना चाहता है, तो इन दैट केस उसका डिमांड हाई रहता है, तो ऑटोमेटिकली इसका प्राइस हाई हो जाता है। तो ऐसे कंपनी चूज करना भी आपको सीखना पड़ेगा। वो तो आप स्टॉक मार्केट का बेसिक के बाद जैसे धीरे धीरे टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ये सब सीखते जाओगे ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अगर इन्वेस्ट करना है तो नॉलेज में करो, ठीक है। पैसा तो उसके पीछे पीछे आ ही जाएगा, ठीक है। वो इसमें बोलता है ना सर, 3 इडियट्स में क्या बोलते हैं सर, कामयाबी झक मार के तेरे पीछे आ जाएगी। क्यों आ जाता है कामयाबी झक मार के पीछे? काबिल बनने बोलता है ना, काबिल बन बेटा काबिल, तो फिर कामयाबी झक मार के पीछे आ जाता है। तो बेसिकली वही है। फिर बुक बिल्डिंग के बाद क्लोजर, जैसे ये जो क्लोजर प्रोसेस है हेरनबर्ग का, ये मार्च का मोस्ट प्रोबेबली 5-10 तारीख के अंदर इसका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आफ्टर द बुक बिल्डिंग विंडोज इज क्लोज्ड, जनरली ओपन फॉर फ्यू डेज। जैसे इसका हो गया, देन प्राइस पॉइंट एट व्हिच द इशू गेट्स लिस्टेड इज डिसाइडेड। क्या दाम पे ये इशू लिस्टेड होगा ये पता चलेगा। दिस प्राइस पॉइंट इज यूजुअली दैट प्राइस एट व्हिच मैक्सिमम बिड्स हैज बीन रिसीव्ड। एंड उसके बाद आ जाता है सर लिस्टिंग डे, जैसे हेरनबर्ग का भी आएगा। ओके, लिस्टिंग डे जैसे रेलटेल का कंप्लीट हो गया है। This is the day which the company actually gets listed on the stock exchange. The listing price is the price discovered through the book building process. तो I hope कि ये आपको समझ में आ रहा है कि ये जो लिस्टेड डे में जो दाम एक्चुअली आता है वो कहां से पता चलता है सर? बुक बिल्डिंग प्रोसेस से पता चलता है। जो कौन करता है? बेसिकली मर्चेंट बैंकर करता है ना सर। हेलो, ये कहानी क्लियर है कि नहीं है सर? बोलो सर। कहानी का एक भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए दिमाग से। मतलब कहानी तभी कंप्लीट होता है जब आप मूवी का एक एक हिस्सा देखते हो। ऐसा नहीं कि हम लोग नॉर्मली अगर क्लाइमैक्स पहले ही देख लिया, जैसे स्टॉक मार्केट नॉर्मली क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम लोगों को, वो क्लाइमैक्स देख रहा है कि डिमांड 2960 चल रहा है, ठीक है। वो 5 साल का डेटा देख रहा है कि वाह क्या गजब का इसका किसी का बैकग्राउंड नॉइज है। श्वेता कुछ कहना चाहते हो क्या? हेलो सर, नेटवर्क अच्छा से नहीं आ रहा है ठीक से। ठीक है, तो फिर तुम लीव कर सकते हो। सर मैं आपसे फिर कॉल करके बात कर लूंगी। अच्छा ठीक है, बाद में बात करेंगे। ठीक है। ओके, तो व्हाट हैपेंस आफ्टर द आईपीओ? अब सवाल यही है कि अच्छा, मैं जो बात कर रहा था कि लोग नॉर्मली क्या करते हैं सर, क्लाइमैक्स को देख लेते हैं और उसका पहले वाला सीन नहीं देखता। मूवी का पूरा हिस्सा देखना चाहिए या फिर लास्ट में क्लाइमैक्स देखना चाहिए, और फिर वो सोचते हैं कि क्या कंपनी चल रहा है भाई, 2960 में इन्वेस्ट करो। हाँ, तो क्या वो सच में अर्न कर सकता है? वो डिपेंड करेगा, है ना। तो क्लाइमैक्स देखने से पहले आपको शुरुआत भी देखना चाहिए। तो सिर्फ क्लाइमैक्स से काम नहीं चलेगा, आपको स्टार्टिंग मिडिल सब सारा का सारा चीज के ऊपर एनालिसिस होना चाहिए। am I right ना सर? बोलो, या क्लाइमैक्स से ही काम चल जाएगा? अब स्टॉक मार्केट में तो क्लाइमैक्स क्या है पता कैसे चलेगा? ये थोड़ी ना पता चल सकता है कि ये 2960 ही इसका लास्ट है, इससे आगे भी तो जा सकता है। हेलो सर, बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात? तो इसी के लिए आपको और थोड़ा समझना पड़ेगा। तो ड्यूरिंग द बिडिंग प्रोसेस, आल्सो कॉल्ड द डेट ऑफ इशू, इन्वेस्टर्स कैन बीड फॉर शेयर्स एट ए पर्टिकुलर प्राइस within the specified price band. This whole system around the date of issue where one bids for share is referred to as the primary market. This market is called primary market. And the moment stock gets listed in the stock exchange is called the secondary market. जैसे ही मार्केट में वो आ गया वो सेकेंडरी मार्केट। जैसे कि रेलटेल अभी कौन सा मार्केट का पार्ट है? सेकेंडरी मार्केट का पार्ट है। हेरम इंडस्ट्रीज अभी प्राइमरी का प्रोसेस में चल रहा है, जिस दिन लिस्टेड होगा सेकेंडरी हो जाएगा।
सिंपल बात है सर। तो वंस द स्टॉक ट्रांजिशंस फ्रॉम प्राइमरी मार्केट टू सेकेंडरी मार्केट, द स्टॉक गेट्स ट्रेडेड डेली ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। जैसे ही सेकेंडरी में आ जाएगा ना, वो डेली मार्केट में ट्रेड करेगा। पीपल स्टार्ट बाइंग एंड सेलिंग द स्टॉक रेगुलरली। अब उसके बाद आप मार्केट में उस पर्टिकुलर शेयर को रेगुलर बेसिस में उस पर्टिकुलर स्टॉक को आप बाई सेल कर सकते हो। वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे रेगुलर बाई सेल कंपनी का शेयर्स को मतलब उसका वोलेटिलिटी को बढ़ाते हैं, कमाते हैं, जो भी है मैं आपको आगे बताता हूँ उसका। तो व्हाई डू पीपल ट्रेड, क्यों लोग ट्रेड करता है, सवाल आ रहा है सर, ट्रेड क्यों करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएट, स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएट क्यों होता है, अभी अप अभी डाउन क्यों होता है। वेल यही सब आंसर एक्चुअली आज के क्लास में मैं आपको कोशिश करूंगा बताने का कि क्यों स्टॉक लोग ट्रेड करना चाहता है, क्यों स्टॉक मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट होता है। यही सब तो जानना है ना सर एक्चुअली, कि स्टॉक का फ्लक्चुएट क्यों है, कि इसके पीछे रीजन क्या है। हेलो सर, दीज आर द क्वेश्चंस एक्चुअली स्टूडेंट्स के माइंड में या फिर इन्वेस्टर्स के माइंड में, यही तो चलता रहता है। यस और नो? यस सर। कुछ आईपीओ जार्गन का मतलब क्या है सर? जार्गन का मतलब होता है टेक्निकल वर्ड्स। ओके, जार्गन का मतलब होता है टेक्निकल वर्ड्स। पर्टिकुलर इंडस्ट्री जैसे मेडिकल सेक्टर्स का अपना जार्गन होगा, स्टॉक मार्केट का अपना जार्गन होगा। तो टेक्निकल वर्ड्स या सेंटेंस जो भी हो, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली जार्गन। ओके, तो टैक्स का जैसे अपना होता है, शेयर मार्केट का अपना होता है, जैसे डिफरेंट इंडस्ट्रीज का डिफरेंट जार्गन हो सकता है या होता है, एक्चुअली होता है। तो जैसे स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को भी ना कुछ जार्गन समझ में आना चाहिए। ठीक है, जैसे 2 दिन बाद आपको अलग अलग कंपनीज का हिसाब मिलेगा कि कोई कंपनी का शेयर अंडर सब्सक्रिप्शन हो रहा है या ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है और उसके बारे में आप स्टॉक के बारे में क्या डिसाइड कर सकते हो। ओके, तो बिफोर वी रैप अप द चैप्टर ऑन आईपीओ, लेट अस रिव्यू इंपॉर्टेंट आईपीओ जार्गन। सर अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? जैसे कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो रहा है, अगर ये अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, लेट्स से द कंपनी वांट्स टू ऑफर 1 लाख शेयर्स टू द पब्लिक, ड्यूरिंग द बुक बिल्डिंग प्रोसेस इट इज डिस्कवर्ड दैट ओनली 90,000 bids were received। हेलो, पब्लिक को ऑफर किया गया था 1 लाख शेयर्स, पब्लिक ने लिया कितना सर? हेलो, 1 लाख ऑफर था, 90,000 एक्चुअली रिसीव किया। देन इसको क्या कहेंगे? इशू इज सेड टू बी अंडर सब्सक्राइब्ड। अरे 1 लाख शेयर्स ऑफर था और 90,000 लोगों ने बीड दिया, तो फिर एक्चुअली 90% लोगों ने इनको सब्सक्राइब किया, अभी भी 10% नहीं किया। ये एक कंपनी के लिए ग्रेट सिचुएशन नहीं होता। दिस इज नॉट अ ग्रेट सिचुएशन टू बी इन, एज इट इंडिकेट्स नेगेटिव पब्लिक सेंटिमेंट्स। बात समझ में आ रहा है? अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होता है ना किसी शेयर के बारे में, ये कंपनी का एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट बताया जाता है। नेगेटिव मतलब कि लोग कंपनी के बारे में उतना पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे, मतलब जो पब्लिक एट लार्ज जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इतना अच्छे से कंपनी के बारे में पॉजिटिविटी नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हमेशा कंपनी गलत होता है, कभी कभी इन्वेस्टर्स भी गलत हो सकते हैं, ऐसा नहीं। इसका मतलब कंपनी खराब है ऐसा आप डिसाइड नहीं कर सकते। कभी कभी लिस्टेशंस में कंपनी अच्छा नहीं करता, लेकिन उसके बाद कंपनी का फ्यूचर बिजनेस अच्छा होता है तो कंपनी आगे बढ़ सकता है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ तो फिर कंपनी अच्छा है बुरा है ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते हम लोग, बट इसके ऊपर डिपेंड करके स्टॉक का प्राइस पे काफी इफेक्ट आता है। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है इसका मतलब क्या? डिमांड लो। हेलो, अंडर सब्सक्रिप्शन है इसका मतलब क्या बोलेंगे? डिमांड लो ना। डिमांड लो। वेरी गुड सर, डिमांड लो है, सप्लाई साइड हायर है, तो प्राइस क्या करेगा? लो। प्राइस लोअर होगा। समझ में आ रहा है ना? बेसिक इकोनॉमिक्स का डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी काम होता है सर, इसलिए इकोनॉमिक्स का नॉलेज बहुत जरूरी होता है, मैं मानता हूँ। ओके, मैं क्यों, सारा को सभी को मानना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स का नॉलेज थोड़ा अच्छा होता है, जितना बेहतर आप समझ सकते हो उतना अच्छा। ओके, अब अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है समझ में तो आया आपको। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या? इशू करना था 2 लाख बिड्स, सॉरी इफ देयर आर 2 लाख बिड्स फॉर 1 लाख शेयर्स, मतलब कंपनी को डबल मिला। 1 लाख चाहिए था, मिल गया कितना? चाहिए था 1 लाख, मिला कितना? 2 लाख। 2 लाख, मतलब जरूरत से ज्यादा लोग बीड कर दिया। इतना कंपनी के पास था ही नहीं, बट बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ गया।
तो दिस शेयर्स आर ऑफर देन इशूड इज सेड टू बी ओवर सब्सक्राइब, 2 गुना ज्यादा। ऐसे केस में शेयर का दाम ज्यादा होता ही होता है। लिस्टेशन गेन इस ऐसा शेयर्स के केस में होता ही होता है। अब सर एक सवाल आप कर सकते हो, सर अगर 1 लाख शेयर्स है 2 लाख लोगों को कैसे बांटेंगे? नहीं बांट सकते सर। हेलो, 1 लाख शेयर्स 2 लाख सब्सक्राइबर को नहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। कर सकेंगे क्या? हेलो, नहीं सर। नहीं, नॉट पॉसिबल। तो फिर इन दैट केस ये होता है कि कंपनी प्राइमरी मार्केट में तो नहीं हो पाएगा, बट जो लोगों को प्राइमरी में नहीं मिलेगा वो लोग सेकेंडरी मार्केट में उसको लेने के लिए पागलपंती करेगा कि नहीं करेगा? यस सर, करेगा ना। मतलब जैसे ही कंपनी मार्केट में लिस्टेड हो जाए वो लोग तो बोलेगा भाई वहां पर नहीं मिला तो यहाँ पर तो चाहिए ही चाहिए। जैसे डीमार्ट के केस में हुआ था। जैसे रिसेंट ट्रेंड में एक कंपनी है, एक आईटी कंपनी, हैप्पीएस्ट माइंड बोल के एक कंपनी है। इसके केस में भी हुआ था। ये लास्ट टाइम भी मैंने बेसिक के क्लास में, मतलब इससे प्रीवियस जो बेसिक का बैच चला था उस पे इसके ऊपर केस स्टडीज हुआ था हैप्पीएस्ट माइंड का। मोस्ट प्रोबेबली उस टाइम पे प्रगति क्लास कर रहा था, है ना प्रगति? यस सर। तो हैप्पीएस्ट माइंड 6 मंथ्स पूरा नहीं हुआ होगा, सितंबर अक्टूबर के आसपास का कहानी है। ये शेयर लिस्टेड में लिस्टेशन हुआ था करीब 150 के आसपास का इसका शेयर का दाम हुआ था सर। 150 मतलब इसका आईपीओ दाम हुआ था, लेकिन लिस्टेशन में ये कंपनी का शेयर पहुंचा था सर 350 समथिंग। हेलो, क्यों? बिकॉज ये एक आईटी कंपनी है, उसके बारे में लोगों का मतलब फीलिंग बहुत जोरदार था, और ये कंपनी मार्केट लिस्टेशंस में डबल गेन दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्राइमरी में नहीं मिला, आईपीओ में नहीं मिला, तो वो लोग सेकेंडरी मार्केट में इसको पाने के लिए पागल था। एंड 300 में भी जो लोग लिया है वो भी अभी गेन में है ना सर। जो लोग 350 समथिंग में भी लिया है वो भी अभी अच्छा खासा गेन कर रहा है, 530 समथिंग चल रहा है। हेलो सर, तो इसका मतलब ये हाँ, स्टील उसका भी 200 के आसपास प्रॉफिट है। मतलब कंपनी का जो ग्रोथ था इसके बारे में क्लास में भी डिस्कशन अच्छा हुआ था, और कंपनी सच में अच्छा किया है, और जो हम लोग लास्ट 3-4 महीने का हिसाब से देख भी पा रहे हैं। और एक कंपनी के बारे में भी मैं आपको बता सकता हूँ, कैम्स बोल के एक कंपनी आया था जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करता है। म्यूचुअल फंड को मैनेज करने वाला एकमात्र कंपनी है कैम्स। ये कैम्स के बारे में भी बाप रे बाप, कैम्स क्या जबरदस्त शेयर में मतलब ग्रो किया। ये कंपनी मार्केट में आया था सर 1200 के समथिंग प्राइस में, याद है अगर किसी को? करीब 1200 के आसपास के दाम पे ये कैम्स आया था। जस्ट लुक सर, 600 इसका ग्रोथ हुआ सर। लिस्टेशन के अंदर बहुत हाई फाई नहीं था इसका, 1200 था, 1300 या 1400 के आसपास का लिस्टेशन गेन था, मतलब 200 रुपया समथिंग एक्स्ट्रा गेन हुआ था। बट जस्ट लुक विद इन 6 मंथ्स, हाँ वही अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 5 मंथ्स, 600 पर शेयर। देख पा रहे हो सर आप लोग? हेलो सर, दिखाई दे रहा है? समझ में आ रहा है? सर हाँ सर। तो बेसिकली ये मैं कुछ देखो ऐसे बहुत सारा है, मैं आपको कुछ बताता रहता हूँ, ठीक है? मतलब जो रिसेंट ट्रेंड में सच में बहुत अच्छा किया है वो याद भी रहता है, लेकिन ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? ऐसा नहीं कि जो हो गया उसके बाद और नहीं आएगा, और बहुत सारा आने वाला है, ठीक है? बहुत सारे कंपनीज आने वाले हैं, लेकिन वो सब डिटेल्स एनालिसिस धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। लेकिन बिफोर दैट you have to know some matters, जैसे some technical matters। जैसे ओवर सब्सक्रिप्शंस में एक बहुत अच्छा ऑप्शंस होते हैं, ग्रीन शो ऑप्शंस। व्हाट इज दिस ग्रीन शो ऑप्शंस? जैसे कोई कंपनी का शेयर ओवर सब्सक्राइब हो जाए, जैसे किसी कंपनी का शेयर ओवर सब्सक्राइब हो जाए, पार्ट ऑफ द अंडरराइटिंग एग्रीमेंट मतलब जो अंडरराइटर्स है, जो मार्जिन बैंकर है। अंडरराइटर्स कौन होते हैं सर? जो मार्जिन बैंकर होता है, ओके? तो पार्ट ऑफ द अंडरराइटिंग एग्रीमेंट व्हिच अलाउज द इश्यूअर टू ऑथराइज एडिशनल शेयर्स, मतलब उनके पास पावर होता है, ऑथोरिटी होता है कि जितना 1 लाख है ना और 15% वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। हेलो, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन जो मार्जिन बैंकर होता है, जैसे हेरनबर्ग के केस में मार्जिन बैंकर एएमके ग्लोबल है, बारबीक्यू के केस में आईआईएफ है, लेडल विज जैसे कंपनीज है, इनके पास ऑथोरिटी होता है इन जैसे कंपनीज के पास
मतलब जो मार्जिन बैंकर है, अंडर राइटर्स है, कि वो और 15% तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है इन द इवेंट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन. दिस इज कॉल्ड, दिस प्रोसीड्यूर इज कॉल्ड ओवर अलॉटमेंट ऑप्शंस. क्या बोलते हैं सर इसको? ओवर अलॉटमेंट ऑप्शन. ओवर अलॉटमेंट ऑप्शंस. समझ आ रहा है? ठीक है. फिक्स प्राइस आईपीओ. अब স্যার এলআইসি কবে দামটা দেখা যাবে স্যার? हाँ बोलो बोलो. এলআইসি দামটা কবে দেখা যাবে? वो जब डिक्लेयर करेगा, लिस्टेशन डेट जिस दिन आएगा उस दिन पता चलेगा. अच्छा अच्छा, अभी नहीं पता चलेगा. फिक्स प्राइस आईपीओ, समटाइम्स कंपनीज फिक्स द आईपीओ, डू नॉट ऑप्ट फॉर ए प्राइस बैंड. मतलब वो जैसे 626 627 जैसे दिख रहा है ना, ऐसा नहीं होता. वो डायरेक्ट प्राइस बैंड दे देता है, एक फिक्स प्राइस दे देता है. ऐसा भी हो सकता है. प्राइस बैंड एंड कट ऑफ प्राइस, अगर बैंड रहेगा ना, प्राइस बैंड रहेगा, जैसे अगर किसी कंपनी का प्राइस बैंड 100 और 130 के बीच में है, तो अगर मैक्सिमम लोग 100 एंड 130 के बीच में अगर 125 को चूज करता है तो कट ऑफ हो जाता है 125. जैसे कॉलेज में आप लोगों का कट ऑफ मार्क्स होता है ना. हेलो, कॉलेज में कट ऑफ मार्क्स होता है कि नहीं होता? हेलो सर, समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला कट ऑफ प्राइस एंड प्राइस बैंड समझ में आ गया ना? ओके, ठीक है. अगर प्रॉब्लम रहेगा तो बोल देना, मैं फिर से बता दूंगा. ये 2013-14 का लिखा हुआ एक नोट्स है. तो उस टाइम पे जब ये नोट्स लिखा जा रहा था, उस टाइम पे कुछ कंपनीज मार्केट में लिस्टेड हुआ था 2014 में. ठीक है, जैसे कि वंडरला हॉलीडेज, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, जस्ट डायल लिमिटेड, रेपको, ठीक है, वी मार्ट रिटेल. अब इनका अलग से मतलब ओपन करके ये एनएससी से ही लिया गया सर. 2014 जून का डेटा है. अब यही सब कंपनीज का रिसेंट डेटा देख सकते हो कि ये मार्केट में कैसा परफॉर्म किया है. दिस इज योर होमवर्क. ओके, बट मैं आपके साथ रिसेंट आईपीओ के बारे में चर्चा कर लिया या कर रहा हूं. ओके, मैं आप लोगों के साथ रिसेंट आईपीओ के बारे में चर्चा कर लिया या कर रहा हूं. ठीक है, तो बेसिकली अब यहाँ पर अल्टीमेटली ये जो पूरा का पूरा आईपीओ चैप्टर्स था, इसमें आपने क्या पढ़ा? कंपनीज गो पब्लिक टू रेज फंड्स. कंपनी क्यों पब्लिकली आना चाहता है? क्योंकि उनको पैसा चाहिए. प्रोवाइड एन एग्जिट फॉर अर्ली इन्वेस्टर, जो पहले से कंपनी में इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है, वो कंपनी को मतलब कंपनी का शेयर सेल करके निकलना चाहता है. अगर कंपनी अपने एम्प्लॉय को कुछ रिवॉर्ड देना चाहता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस के मतलब कॉन्सेप्ट के लिए, मतलब एम्प्लॉय इतना दिन से काम कर रहा है तो उनको कुछ शेयर दिया जाए. एंड गेन विजिबिलिटी, कंपनी अपने आप को लोगों के सामने और विजिबल करना चाहता है, इसका कंट्रोल सिस्टम और लोगों के साथ बांटना चाहता है. ठीक है. मार्जिन बैंकर एक्ट एज ए की पार्टनर विद द कंपनी ड्यूरिंग द आईपीओ प्रोसेस. आईपीओ प्रोसेस के टाइम पे जो मार्जिन बैंकर होता है वो उसका की पार्टनर होते हैं. ठीक है, कि मार्जिन बैंकर के थ्रू से ही कंपनी मार्केट में आता है. सेबी रेगुलेट द आईपीओ मार्केट एंड हैज द फाइनल वर्ड ऑन वेदर ए कंपनी कैन गो पब्लिक और नॉट. मतलब कौन सा कंपनी पब्लिकली लिस्टेड होगा और कौन सा कंपनी पब्लिकली लिस्टेड नहीं होगा, इसका फाइनल कॉल कौन ले सकता है सर? हेलो, As an investor in the IPO, you should read through the DRHP. अगर आप सच में कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो और अगर आप सच में कंपनी में शेयर इन्वेस्ट करके मतलब सीरियसली अगर आप बड़ा आदमी बनना चाहते हो पैसे से या वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो फिर आपको पढ़ाई करना पड़ेगा. यू हैव टू रीड दिस थिंग्स. ठीक है, अभी से थोड़ा थोड़ा करके आदत डालने से आप इसका हैबिट बना सकते हो. ठीक है, ये 515 पेज है, ये बार्बिक्यू नेशंस का है. ठीक है, इसमें कंपनी कैसे काम करता है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, ये नॉर्मली मैं फंडामेंटल एनालिसिस में सिखाता हूं सर. ये तो बेसिक में आपको सिखा भी नहीं पाऊंगा बिकॉज दिस इज नॉट अंडर द बेसिक, और इसमें आपको और थोड़ा सा बेसिक सीखने के बाद मैच्योरिटी आएगा, तभी जाके आप इसके बारे में मतलब सोच समझ कर सकते हो. तो बेसिक पॉइंट है कि किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे पढ़ोगे, ग्लोबल इकोनॉमी का सिस्टम क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करके कंपनी का क्या सिचुएशंस है. ठीक है, तो दीज आर एवरीथिंग. जैसे ये देख सकते हो आप, कंपनी का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यू हैव टू रीड दिस थिंग्स. आपको इसका रीडिंग आना चाहिए, इसका मतलब समझ में आना चाहिए. रिलेटेड स्टैंड अलोन बैलेंस शीट इन्फॉर्मेशन ऑन कैश फ्लो. ठीक है, दीज आर द थिंग्स जो मैं ऑलरेडी चर्चा कर रहा हूँ अभी हमारा जो फंडामेंटल क्लास है उसमें. ठीक है, आप लोग जब फंडामेंटल करोगे तब आप लोगों को भी सिखाया जाएगा कि इसका मतलब देखो, जो लोग नॉर्मली कॉमर्स पढ़ते हैं ना, वो लोग ना इसको सिर्फ बनाते हैं एग्जाम के लिए. सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो क्लास 12 में भी बनाते हैं और कॉलेज में बनाते हैं, बट फिर भी ना उसका मतलब नहीं समझ सकता सर. वो सिर्फ एग्जाम क्रैक करने के लिए करते हैं, लेकिन इसका रियल मतलब बहुत बहुत जोर का होता है. इसका रियल मतलब बहुत जोर का होता है. इसको एनालाइज करके
समझने के लिए आपको इसका एनालाइज आना चाहिए, जिसके लिए अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। तभी जाके आप फंडामेंटली कंपनी को समझ सकते हो और उसके लिए फ्यूचर में बहुत लंबा जा सकते हो, और उस तभी आप एक्चुअल पैसा कमा सकते हो। लाइक वॉरेन बफेट, लाइक झुंझुनवाला, नाम तो सुने होंगे सर इनके, जिनके बारे में मैं आपके बात कर रहा हूँ। लेकिन सर क्या इसके लिए आपको कॉमर्स का पढ़ाई करना जरूरी है? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, बस आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। नॉन कॉमर्स बंदे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो अलग बात कि उन लोगों को एग्जाम देने के लिए सब रेडी करना पड़ता है, जो चार्टर्ड करते हैं वो लोग थोड़ा ज्यादा बेहतर एनालाइज करके सीखते हैं, बिकॉज चार्टर्ड इज द सुप्रीम एजुकेशन इन कॉमर्स सेक्टर्स इन इंडिया, ठीक है। जो सीएमए करते हैं दे आर आल्सो सम गेट एडवांटेज, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग नॉन कॉमर्स से हैं उनको एडवांटेज नहीं है। वो भी अगर समझने के लिए ये सब फंडामेंटल एनालिसिस में आप लोगों को मैं समझाऊंगा जब आप लोग फंडामेंटल करोगे, ठीक है। बट फिलहाल आपको ये मैं समझाना चाहता हूँ कि दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। अगर आप सच में कंपनी से पैसा कमाना चाहते हो, उसका ग्रोथ का पार्ट बनना चाहते हो, दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। तो एन इन्वेस्टर्स आईपीओ यू शुड रीड द डीआरएचपी। जो डीआरएचपी पे सारा का सारा डिटेल्स होते हैं, ड्राफ्ट, रेड हेरिंग, प्रोस्पेक्टस। ठीक जिस तरह से कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आप लोग कॉलेज का प्रोस्पेक्टस देखते हो कि नहीं देखते? देखते हो? हेलो, कोई भी कोर्स में ज्वाइन करने से पहले या फिर कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले वो रीड द प्रोस्पेक्टस, यस और नो? यस सर। Yes, sir. To know everything about the company, exactly, to know everything about the company। आप किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको उसके बारे में जानना चाहिए, exactly। नहीं टीबी में कोई बोला है मैं इन्वेस्ट कर देता हूं, तो फिर वो आप भी टीबी बन जाओगे और क्या बनोगे? कभी 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 लगा तो छक्का, कभी लगा तो गया, नहीं लगा तो ऐसा नहीं होता। बात समझ रहे हो ना सर? टीवी में कोई बोल रहा है उसके ऊपर भरोसे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो फिर वो तो आपका राम भरोसे ही हो गया। अब भगवान भरोसे अच्छा बुरा सब हो सकता है, लेकिन भगवान के भरोसे के साथ साथ आपका भी कुछ भरोसा होना भी बहुत जरूरी होता है। तो वही मोस्ट ऑफ द आईपीओस इन इंडिया फॉलो बुक बिल्डिंग प्रोसेस। हाँ ऑब्वियसली बुक बिल्डिंग प्रोसेस से तो आना ही पड़ता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट। सर अभी हम लोग कहाँ आ गए? स्टॉक मार्केट में पहुंच गए ना सर? देखा सर, इतना समय लगा स्टॉक मार्केट में पहुंचते पहुंचते। क्या आप लोग कुछ फील कर पा रहे हो? आप लोग सोच रहे थे स्टॉक मार्केट सीखना है, अब आया स्टॉक मार्केट इतना देर बाद। चैप्टर 6 में जाके हम लोग स्टॉक मार्केट में पहुंचे, तो फिर इतना देर से क्या चल रहा था? हेलो, इतना देर से क्या चल रहा था? स्टॉक मार्केट नहीं चल रहा था क्या? স্যার স্টক মার্কেটের ট্রেলার ছিল ওটা, মানে ওটা না জানলে এটা হবে না। एग्जैक्टली सर। हाँ स्टॉक मार्केट चालू अभी होगा, लेकिन आप लोग कभी बाद में सोचना कि अगर ये बेसिक का जो मतलब जो इसका जो इंट्रो था, मतलब जो स्टॉक मार्केट से पहुंचने का जो जर्नी था, ये अगर किसी को समझ नहीं आता वो बिजनेस के बारे में क्या समझेगा? अब यही चीज जब मैं किसी को समझाने का कोशिश करता हूँ ना, बंदा समझने का कोशिश ही नहीं करता। दे सीरियसली डोंट वांट टू ट्राई। उनको लगता है कि नहीं स्टॉक मार्केट अभी तो 1 हफ्ते में सीखेंगे, 2 हफ्ते में पैसा कमाएंगे, 3 हफ्ते में एकदम वॉरेन बफेट बन जाएंगे। ऐसा चुटकी में अगर सब चीज हो जाता तो फिर और क्या बताते सर? मेहनत बोल के कोई चीज होता ही नहीं। ओके चलो, तो having understood the IPO process and what really goes behind the company's transitions from primary to secondary market, we are now set to explore the stock market a step further. By virtue of being a public company, अब तो कंपनी पब्लिक आ गया, the company is now liable to disclose all information related to the company to the public. अब क्योंकि आप पब्लिक ले आ गए हो ना, अभी आपको आपका सारा का सारा इंफॉर्मेशन लोगों को दिखाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हिरन को दिखाना पड़ रहा है, इसका जो भी है खराब बुरा अच्छा सब चीज लोगों को शो करना पड़ेगा। ये सर नो सर? पब्लिक से बिजनेस करोगे ना, पब्लिक के पैसे से, तो फिर आपको बताना पड़ेगा आपका अच्छा आपका बुरा जो भी है, वट एवर यू आर, आपको लोगों के सामने रखना पड़ेगा। आपका बिजनेस के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। एवरीथिंग यू हैव टू से एवरीथिंग, ठीक है। हाँ बिजनेस सीक्रेट आपके पास जरूर रहेगा जो बिजनेस चलाने वाले होते हैं, लेकिन बिजनेस का जो भी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट, एवरीथिंग सब कुछ आपको लोगों के सामने लाना पड़ेगा। द शेयर ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज ऑन ए डेली बेसिस। और डेली बेसिस में आता है सर, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ, फिर मंडे टू फ्राइडे, एंड कोई नेशनल हॉलीडे
लाइक बापू का जन्मदिन मतलब गांधी बर्थडे, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ठीक है, ये सब डे में बंद रहता है। या फिर महाराष्ट्र में अगर कभी कोई प्रोग्राम हो लाइक गणपति में बंद रहता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो ऐसे इसके अलावा मार्केट हमेशा ओपन ही रहता है। देयर आर फ्यू रीजंस व्हाई मार्केट पार्टिसिपेंट ट्रेड स्टॉक्स। अब सवाल है सर, लोग ट्रेडिंग क्यों करता है? मन में सवाल आ रहा है सर, लोग ट्रेड क्यों करता है? क्या आप लोग ट्रेडर बनना चाहते हो? यस, क्यों नहीं बनोगे? क्या आप लोग इन्वेस्टर बनना चाहते हो? यस। अगर पैसा कमाना है मतलब अगर वेल्थ क्रिएट करना है तो इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, और अगर मार्केट का नॉलेज, डे टू डे मार्केट नॉलेज को टॉप क्लास बनाना है तो फिर ट्रेडर बनना पड़ेगा। वील एक्सप्लोर दिस रीजंस इन दिस चैप्टर। एक्चुअली यही तो डिस्कस करना है। अब सवाल उठता है सर, व्हाट रियली इज दिस स्टॉक मार्केट? व्हाट रियली इज दिस स्टॉक मार्केट? ये स्टॉक मार्केट है क्या? चलो, लाइक वी डिस्कस इन द चैप्टर। अब स्टॉक मार्केट का मतलब बहुत लोग ये समझते हैं, ये सर मेरा this is my one of my family members trading accounts, डीमैट अकाउंट दिखाई दे रहा है सर? हेलो, यस सर। हाँ सर, हाँ सर। इसमें आप देख सकते हो कि किसी का ऐसा कुछ सिनेरियो है, करीब 19,000 समथिंग का इन्वेस्टमेंट है और 31,810 का कुछ इनका प्रॉफिट है, करंट वैल्यू है, करीब 12,000 का प्रॉफिट कमाया है। 7-8 मंथ्स का डेटा है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। अब ये इनका सिनेरियो है, ठीक है। अब सिनेरियो के अगर अंदर आप देखो आप कि इसका, ये तो आपने होल्डिंग देखा, इसके इन्फोसिस में इन्वेस्टमेंट है, एसबीआई कार्ड में है, डेल्टा कॉर्पोरेशन में, जिसमें डेल्टा कॉर्पोरेशन में थोड़ा लॉस चल रहा है 269 का, इन्फोसिस में बहुत जोर का प्रॉफिट है 168% का, एसबीआई कार्ड में करीब 42% का प्रॉफिट है इनका। 7-8 महीने में ये प्रॉफिट इन्होंने कमाया। अब सवाल क्या है सर? क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ द डे? मैक्सिमम केस में लोग सोचते रहते हैं कि यही स्टॉक मार्केट है। हाँ सर, ये स्टॉक मार्केट का प्लेटफॉर्म है। अगर आपको किसी भी कंपनी का बाई करना है, सेल करना है, तो बेसिकली जब भी आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाए या आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन हो जाएगा, और जैसे ही आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाता है ना सर, तो आप उसमें कंपनी का शेयर वगैरह खरीद सकते हो, बेच सकते हो। जैसे मानो कि अगर मैं सिंपल यहाँ पर रेलटेल को खरीदना चाहता हूँ, तो पहले तो मुझे रेलटेल को ऐड करना पड़ेगा। रेलटेल मेरे यहाँ पर ऐड नहीं है, ठीक है, तो मैं रेलटेल को ऐड करता हूँ, तो रेलटेल ऐड हो गया, ठीक है। अब मैं नीचे जाऊंगा ना, मुझे रेलटेल दिखेगा, ये रेलटेल यहाँ पर आ गया, ऊपर ही दिख रहा है। अब रेलटेल का मुझे डिटेल्स देखना है जो रिसेंटली आया है मार्केट में, ये देखो दिखाई दे रहा है सर रेलटेल का चार्ट। ये टेक्निकली इसका भी मतलब होता है, टेक्निकल एनालिसिस में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि ये जो कैंडलस्टिक आप, वेरी गुड सर, ये कैंडलस्टिक टेक्निकल एनालिसिस में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसका कैंडल में आप डाउन देख के आप कंपनीज के बारे में डिसीजंस ले सकते हो। बट पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। ये जो इसका अप है, इसका डाउन है, ठीक है, कि ग्रीन फॉर्म हो रहा है तो क्या है, रेड फॉर्म हो रहा है तो क्या है, अलग अलग इसका ना फॉर्मेशन का मतलब भी होता है। उसके उतने डिटेल्स में भी नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपको बेसिक पहले बताता हूँ, बाकी चीज तो मैं टेक्निकल में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ जब टेक्निकल करेंगे हम लोग। अब बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ दिस थिंग्स एक्चुअली वर्क, कैसे होता है ये तो आप समझ लो। जैसे यहाँ पर बहुत सारे कंपनीज है, रेलटेल है, IRFC आप देख सकते हो, IRFC, अदानी ग्रीन देखो आप, अदानी ग्रीन का चार्ट देखो, काफी पुराना, काफी प्रॉफिट दिया है रिसेंट ट्रेंड में, ठीक है। अदानी ग्रीन का अगर मैं लास्ट डे का डेटा दिखाऊं आपको, ओपन हुआ था 1125 में, हाई में गया था 1184 में। मतलब अगर कभी लास्ट डे, मतलब आज कौन सा दिन है, सैटरडे है, कल फ्राइडे वाला, कल फ्राइडे को ये ओपन हुआ था 1125, आज तो मार्केट क्लोज रहता है। हाई में गया 1184, लोएस्ट गया 1101, क्लोज हुआ 1128 में। तो मतलब अगर कोई 1125 में खरीद के और 1184 में बेचा तो कितना इनकम किया सर ये, बोलो? 1125 से लेके 1188, 85 कितना कमाया बोलो? माइनस करिए सर, आ जाए। हाँ, तो तू करके बता नहीं सकता मुझे? कौन करे? हाँ बोलो। 60 रुपीज ना, 61 रुपीज। तो ये अगर आपको मैं इसका हिसाब दिखाऊं, जो लोग ट्रेडिंग करता है उनको अगर पक्का नॉलेज होता है ना, तो वो इस तरह का कमा सकते हैं। 1125 कितने बजे था कंपनी का? 1125 था करीब इस सिनारियो में 1125 था। ये आपका कितने बजे का आसपास का होगा? वही 10 बजे के आसपास, ठीक है, 10 बजे के आसपास कंपनी का। हाँ बोलो। इंट्राडे सर,
इंट्राडे, एग्जैक्टली दिस इज इंट्राडे। 10 बजे के आसपास ये देखो, ये 1 डे का अगर आप हिसाब देखोगे तो 1 डे का मिल जाएगा, ठीक है। 1 डे, और अगर आपको कितना मिनट का चाहिए, अगर आप 3 घंटे का चाहते हो तो 3 घंटे का, पूरा दिन का चाहते हो तो पूरा दिन का, तो ये देख सकते हो आप, एक दिन का पूरा हिसाब आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो मोटा मोटी कंपनी का स्टॉक 1185 में पहुंचा था करीब, एक सेकेंड, 1185 इधर होगा, कुछ ऐसे सिचुएशंस में पहुंचा था जो करीब करीब आपका, कितना टाइम यहाँ पर नहीं दिख रहा है मुझे, होगा 10-12 बजे के आसपास होगा। अभी मार्केट थोड़ा ऑफ है ना, तो इसलिए थोड़ा सा कुछ चीजें यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है, बट सेम डे में हुआ है, मतलब करीब करीब 2 घंटा में 60 रुपया पर शेयर में हो सकता है, ठीक है। जो आपको मैं धीरे धीरे समझा दूंगा कि ये लाइव होता है ना, तो लाइव में ज्यादा समझ आता है, ठीक है। देखिए फिलहाल आपको मैं चार्ट से इतना जरूर बता सकता हूँ, या इसको मैं जूम करूंगा तो भी आपको दिखेगा कि ये जो भी 1100 समथिंग 25 में अगर ओपन के टाइम पे इन्होंने अगर इन्वेस्ट किया था, तो भी ये 1184 हाईएस्ट में तो ये कमा लिया है। अगर कोई लोएस्ट 1101 में जब गया है, उसके बाद भी अगर 1128 में क्लोज हुआ है, तो वो भी देख सकते हैं कि कितने बजे हुआ है, कितने बजे नहीं हुआ है, इसका भी एक हिसाब किताब है सर, विल डिस्कस इन आवर लैटर टेक्निकल एनालिसिस एरिया। बट पॉइंट है कि ये जो स्टॉक मार्केट में इंट्राडे होता है, ठीक है, मेरा तो मैक्सिमम सर, ये जो भी मेरा फैमिली मेंबर्स का है, ये एक्चुअली उसका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ये ट्रेडिंग वगैरह नहीं करते, ये एक्चुअली इन्वेस्टमेंट करते हैं, और क्योंकि उतना टाइम नहीं है उनको, तो वो इन्वेस्टमेंट करके रख देते हैं बेसिकली, ठीक है। तो क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करके रख देते हैं और अपने हिसाब से जब होता है इनसे फंड वगैरह विड्रॉल कर लेते हैं, फंड ऐड कर देते हैं, ये इनका हिसाब किताब है, ठीक है। तो अभी इनको काफी विड्रॉल कर लिया तो थोड़ा कम भी शो हो रहा है, दैट्स अ डिफरेंट इशू सर। अब पॉइंट क्या है कि आप फंड ऐड कर सकते हो, मैं एक्चुअली वही आपको दिखाने का कोशिश किया कि आप विड्रॉ ऐड ये सब कर सकते हो ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म में। ये जीरोधा का साइट की मतलब ब्रोकिंग फर्म यूज करते हैं, कोई आप स्टॉक करता है, कोई आईसीआईसीआई डायरेक्ट करता है, अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। पॉइंट क्या है सर कि क्या यही स्टॉक मार्केट है? हाँ सर, ये स्टॉक मार्केट प्लेटफॉर्म है जो एक्चुअली आपको बीएसई एनएसई के साथ कनेक्ट करवाते हैं। ये स्टॉक मार्केट का प्लेटफॉर्म है जो आपको बीएसई एनएसई के साथ कनेक्ट करवाते हैं, ठीक है। ये लास्ट दिन जो कंपनी का शेयर नीचे आया था, मैक्सिमम रेड हुआ था, बिकॉज लास्ट डे निफ्टी और सेंसेक्स बहुत जोर से गिरा था, देख सकते हो आप, देखो निफ्टी भी नेगेटिव और सेंसेक्स भी नेगेटिव, ये लास्ट डे मार्केट नीचे आया था। ये इसके पीछे का रीजंस क्या है बात करता हूं मैं आप लोगों से, बट पहले मैं आपको बस मार्केट का एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि देखो आप किस तरह से होता है। बाई सेल बहुत इजी है सर, मैं आपको इसके ऊपर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का चर्चा होगा, कैसे बाई करना होता है, कैसे सेल करना होता है, उसके साथ साथ स्टॉप लॉस क्या होता है, मैं डिस्कस करूंगा सारा। बट बिफोर दैट, व्हाट इज रियली इन द स्टॉक मार्केट, व्हाट रियली इज द स्टॉक मार्केट, जान लो सर। लाइक वी डिस्कस इन चैप्टर 2, द स्टॉक मार्केट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस। सर ये इलेक्ट्रॉनिक है, ये तो आपने देख लिया ना। हेलो, यस सर। यस सर। बायर्स एंड सेलर्स मीट एंड ट्रेड देयर पॉइंट ऑफ व्यू। बायर और सेलर मीट करते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू ट्रेड करता है। कोई सोचता है खरीदना है, कोई सोचता है सेल करना है, कोई सोचता है बाई करना है, कोई सोचता है सेल करना है। जैसे ये प्लेटफॉर्म जो मैं आपको शो कर रहा हूं, इसमें ना एक डेप्थ होता है, मार्केट डेप्थ। ओके, मार्केट डेप्थ में आप यहाँ पर अभी तो मार्केट ऑफ है ना सर, जब मार्केट ऑन रहता है, ये एक्चुअली ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ना सर, बीडर ऑर्डर एंड ऑफर ऑर्डर। हेलो, बीड और ऑफर देख पा रहे हो क्या आप लोग? तो जो लोग कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं वो लोग बीड लगाते हैं, और जो कंपनी का शेयर बेचना चाहते हैं वो ऑफर करते हैं। मतलब जो लोग होल्ड करके रखे हुए हैं वो सेल करके निकलना चाहते हैं, और जो लोग न्यूली कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं, पर्टिकुलर जैसे मैं एमआरएफ का कहा, तो ये एमआरएफ का बात कर रहा हूँ। जब एसबीआई कार्ड का होगा, एसबीआई कार्ड में, तो जब मार्केट लाइव होता है ना, जब आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लो, मैं तो बताऊंगा, अगर आप लोग खुद से नहीं कर पाओगे तो भाई है या फिर मेरा कुछ सीनियर स्टूडेंट्स है, मैं उनसे बात करा दूंगा, आप उनके थ्रू से भी कर सकते हो, गाइडलाइंस भी मिल जाएगा और ग्रुप में भी आप लोगों को हेल्प मिल जाएगा, जो भी आप लोगों को ठीक लगे। और अगर खुद से कर सकते हो तो खुद से कर लेना, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से जब भी आप अकाउंट ओपन कर लोगे ना, तो एटलीस्ट अकाउंट ओपन करके आप रेगुलर मार्केट को ना समझो पहले, इसका कैसे चलता है, इसका इकोसिस्टम कैसा है, बीडिंग कितना चल रहा है। यहाँ पर ना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हजारों लोग, लाखों लोग बीड करता है, लाखों लोग सेल करता है, लाखों लोग से बाई करता है, लाखों लोग सेल करता है।
तो इसके कारण कितना लोग क्या दाम में सेल करना चाहता है और कौन सा लोग कितना दाम में बाय करना चाहता है, इसी के ऊपर डिपेंड करता है मार्केट में ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम शेयर का दाम क्या रहेगा। हेलो सर, बात कुछ समझ में आ रहा है? फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कितना लोग शेयर खरीदना चाहता है और कितना लोग शेयर को बेचना चाहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई डिपेंड करवा देता है कंपनी का शेयर का दाम उस पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे कितना अप होगा और कितना डाउन होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? हेलो, जो अभी आपको 0 दिख रहा है सर, मार्केट जब लाइव रहता है 9:15 से 3:30 तक, तब ये सब एक्चुअली लाइव हो जाता है और ये सब आपको एकदम लाइव दिखेगा। बात कुछ समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द करंट सिचुएशन ऑफ इन्फोसिस। अब ये 2014 का इन्फोसिस है क्योंकि जब ये लिखा गया था तब 2014 चल रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको अंडरस्टैंडिंग तो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएगा। एट द टाइम ऑफ राइटिंग दिस इन्फोसिस फेसिंग अ सक्सेशन इशू। यस सर, उस टाइम पे इन्फोसिस पे ना सक्सेशन इशू चल रहा था। सक्सेशन इशू मतलब जो सीईओ थे इन्फोसिस का, वो इन्फोसिस छोड़ रहा था और एक न्यू सीईओ कंपनी को टेक ओवर करने के लिए आ रहा था। चीफ एग्जीक्यूटिव जो कंपनी का हेड होता है बेसिकली, एंड मोस्ट ऑफ द सीनियर लेवल मैनेजमेंट पर्सनल आर क्विटिंग द कंपनी। जो टॉप लेवल में मैनेजरियल लेवल पे थे वो लोग कंपनी को क्विट कर रहा था और कुछ इंटरनल रीजंस के कारण। अब सवाल है कि जो इन्फोसिस का जो इंटरनल में काफी चेंजेस हो रहा था, इट सीम्स लाइक द लीडरशिप वैक्यूम। एक लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हो रहा था, मतलब एक खालीपन आ रहा था कंपनी के अंदर कि जो सीनियर है वो लोग जा रहे हैं। जैसे क्रिकेट टीम में नहीं होता, अरे सर जब धोनी क्रिकेट छोड़ा ऐसा नहीं फील हो रहा था कि धोनी का जगह कौन लेगा? हेलो, फील हुआ था कि नहीं हुआ था? बताओ। धोनी के चाहने वाले बहुत हैं सीरियसली। तो जब धोनी क्रिकेट से संन्यास ले रहा था, कितने को हजम नहीं हो रहा था, नहीं और 2 साल खेल सकता है, नहीं और 2 साल खेल सकता है। सीरियसली, मैं अभी एक बहुत बड़ा फैन हूं धोनी का। तो महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से संन्यास ले लिया, ऐसा फील हो रहा था कि ऐसा फिनिशर इंडिया को कब मिलेगा फिर से। ठीक है, अब धीरे धीरे टाइम लग रहा है। धोनी का कमी तो महसूस हुआ स्टार्टिंग में, बहुत महसूस हुआ, बट अभी धीरे धीरे जो न्यू प्लेयर है वो जगह को ले रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो रिसेंट ट्रेंड में जो भी फिनिशर्स में उसमें आ रहे हैं, लाइक आपका ऋषभ पंत जैसे प्लेयर उठ के आया जो ऑस्ट्रेलिया में जाके क्या धांसू इनिंग्स को जिताया, मतलब एक टॉप लेवल इनिंग्स खेल के जिताया। तो ये समय देना पड़ता है सर, मैनेजमेंट को समय देना पड़ता है। अब ऋषभ पंत धोनी का जगह लेगा, इस पे कितना लोग बिलीव करेगा और कितना लोग बिलीव नहीं करेगा, इस पे डिपेंड करता है इंडियन टीम का शेयर का प्राइस कहां जाएगा। हेलो, जिनको लगेगा कि ऋषभ पंत नहीं कर सकता वो शेयर नहीं खरीदेगा, जिनको लगेगा नहीं धोनी से बेहतर करेगा या फिर वो धोनी का जगह एक्चुअली फिल कर सकता है, उसको वो शेयर को क्या करेगा, इंडियन कंपनी का शेयर को खरीद लेगा। हेलो, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। एग्जैक्टली मैनेजमेंट, मैं आपको क्रिकेट से इसलिए बोला बिकॉज क्रिकेट इज वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट, दैट इज वाई। अब सेम थिंग आप अप्लाई करो ना यहाँ पर, सेम टू सेम थिंग यहाँ पर अप्लाई करो। तो इन वेफिंग डाउन द कंपनीज रेपुटेशन हेवीली, तो शुरू में कंपनी का रेपुटेशन बहुत जोर का गिर गया था। एज ए रिजल्ट द स्टॉक प्राइस ड्रॉप 3000 ऑल द वे फ्रॉम 3500। उस टाइम पे इन्फोसिस का दाम करीब 3500 चल रहा था जब 2014 में ये लिखा जा रहा था, और वहां से एकदम डायरेक्ट 500 पॉइंट में शेयर गिर गया। Whenever there are new reports regarding Infosys management change, stock price react to it. Exactly. स्टॉक प्राइस का रिएक्शंस के पीछे सिर्फ मैनेजमेंट नहीं सर, बहुत सारे रीजन होते हैं। मैं आपको ये मैनेजमेंट चेंज वन ऑफ द रीजन है, मैनेजमेंट चेंज इज वन ऑफ द रीजन। एज्यूम देयर आर 2 ट्रेडर्स, मान के चलते हैं कि यहाँ पर 2 ट्रेडर है, एक T1 एक T2, ट्रेडर 1 एंड ट्रेडर 2। अब ऐसे तो लाखों होते हैं सर, ऐसे लाखों होते हैं, बट हमारे एग्जाम्पल पे 2 है, समझने के लिए लाखों नहीं चाहिए, 2 ही काफी है। अब ट्रेडर 1 का पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है, द स्टॉक प्राइस इज लाइकली टू गो डाउन फर्दर बिकॉज द कंपनी विल फाइंड द चैलेंजिंग टू फाइंड द न्यू सीईओ। ट्रेडर 1 को लग रहा है कि कंपनी को शेयर न्यू सीईओ ढूंढने में बहुत दिक्कत होगा। हेलो, इफ ट्रेडर 1 ट्रेड एज पर हिज पॉइंट ऑफ व्यू, अगर ट्रेडर 1 जो है T1 जो है वो अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू लगाते हैं तो वो क्या करेगा सर, इन्फोसिस का शेयर अगर वो होल्ड करके रखा था तो क्या कर देगा, खरीदेगा या फिर सेल कर देगा? सेल कर देगा, सेल कर देगा सर, बिकॉज ही इज नॉट पॉजिटिव अबाउट द न्यू सीईओ। 2014 में इन्फोसिस में सर विशाल सिक्का जैसे
लीडर को लाया गया था। अगर मैं आपको 2014 का इन्फोसिस का सिनारियो अगर दिखाऊं, इन्फोसिस का सिनारियो, एक सेकंड। अच्छा, इसको देख के चौंक मत जाना, वो एक्चुअली ये 1252 हो गया ना अभी। आपको यहाँ पर हाईएस्ट प्राइस भी 3500 नहीं दिखेगा। एक्चुअली कंपनी स्प्लिट किया है, मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगा स्प्लिट क्या होता है। बहुत लोग सोचेगा कि सर आप तो अभी 3000 3,500 का कहानी बता रहे हो, लेकिन यहाँ तो 1252 दिखा रहा है और हाईएस्ट अभी तक दिखा रहा है लास्ट 5 साल में 1262 ही हाईएस्ट है। 1252 लास्ट 5 साल में हाईएस्ट है, लेकिन नहीं सर, एक्चुअली इवन आप लाइफ टाइम में हाईएस्ट ही दिखा रहा है। एक्चुअली कंपनी का शेयर स्प्लिट हुआ है, वो क्या है ये भी आपको सीखने को मिलेगा, जिसको देख के बहुत सारा लोगों को लगेगा कि एक्चुअली शेयर का दाम कम हो गया है, 3500 भी कभी गया है ये, तो अभी खरीद लो तो क्योंकि अच्छा बिजनेस है तो 3500 में फिर से जाएगा। नो नो सर, ऐसा नहीं सोचना। स्टॉक स्प्लिट, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट, दीज आर द इंपॉर्टेंट एरिया आई विल डिस्कस। बोनस शेयर्स बात करूंगा सर, आगे आगे ही सब बात करना। दैट इज द ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। इसी में तो आपको एक्चुअली दमदारी दिखाना है, वही सीखना है। तो गलतफहमी हो जाते हैं, अरे बाप रे 3500 चल रहा था अभी 1252 बहुत कम में आए। ऐसा फीलिंग आया कि नहीं आया बोलो तो? जो फीलिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्या ऐसा फीलिंग आया किसी के मन में, या फिर बोलने के बाद भी कम से कम? यस सर। है ना? लेकिन डोंट टेक इट इन दिस वे। इसमें स्प्लिट का कॉन्सेप्ट होता है, बोनस का कॉन्सेप्ट होता है, डिस्कस करेंगे सर, वो भी आएगा, बेसिक नहीं आएगा। अगर मैं आपको इसका बारे में बताऊं कि ये कंपनी का सीईओ के बारे में बताऊं, तो ऐसे तो कंपनी को बनाया सर नारायण मूर्ति, ये वन ऑफ द फाउंडर मेंबर है, ननन नीलकेनी, ठीक है। उसके बाद कंपनी का जो सीईओ है करेंटली है सर सलील पारेख। ओके, सलील पारेख करेंटली कंपनी का सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव। इससे पहले सलील पारेख से पहले इस कंपनी का सीईओ थे सर विशाल सिक्का। विशाल सिक्का काफी अच्छे बिजनेस किया था, इन्फोसिस को काफी टॉप लेवल में पहुंचाया था, बट उसके बाद धीरे धीरे कुछ प्रॉब्लम हो गया था फाउंडर मेंबर के साथ, तो फिर विशाल सिक्का आया था, ठीक है। तो मैं जब 2014 का बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे विशाल सिक्का का एंट्री हुआ था। यहाँ पर मुझे वो डिटेल्स नहीं मिल रहा, अगर मिलेगा तो मैं आपको कभी दिखाऊंगा, ठीक है। सीईओज, चीफ एग्जीक्यूटिव में ये यहाँ पर आप देख सकते हो। सिंस एस्टेब्लिशमेंट 1881 नारायण मूर्ति मैक्सिमम दिन तक कंपनी को लीड किया। डॉक्टर विशाल सिक्का वाज द फर्स्ट नॉन प्रोमोटर सीईओ। देख पा रहे हो सर? डॉक्टर विशाल सिक्का इज द फर्स्ट नॉन प्रोमोटर, मतलब नारायण मूर्ति तो प्रोमोटर में से है, पर विशाल सिक्का नॉन प्रोमोटर सीईओ थे, जो इन्फोसिस में 3 साल तक थे, जो 2014 से 17। ये रिजाइन कर दिया 2017 में। देख पा रहे हो सर? विशाल सिक्का रिजाइन कर दिया था बिकॉज वो नारायण मूर्ति एंड दी फाउंडर मेंबर के साथ कुछ प्रॉब्लम होता है। दिस पर्सन इज नारायण मूर्ति, दिस ओल्ड एज दोनों ये वाला, दिस वन इज नारायण मूर्ति। विशाल सिक्का 2017 में रिजाइन कर दिया। A personal note to board colleagues, Sikka cites a drumbeat of distraction and false baseless। एक्चुअली इनके ऊपर जो मेन प्रॉब्लम था कि सबको इन पे बोल रहा था कि ये जरूरत से ज्यादा सैलरी उठाते हैं, मतलब कंपनी को भी प्रॉफिट देता है बट सैलरी बहुत उठाते हैं। ये इनके पीछे सबका एक प्रॉब्लम था, स्पेशली नारायण मूर्ति का, तो वो उनको पसंद नहीं आया तो छोड़ दिया। फिर उसके बाद 2017 में जब सलील पारेख आए, जो करंट सीईओ है, तब भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था कि विशाल सिक्का कंपनी को बहुत टॉप लेवल में पहुंचाया था सर, कंपनी को बहुत टॉप लेवल पे पहुंचा था। इन्फोसिस काफी बड़ा कंपनी, इंटरनेशनल बिजनेस है इसका। ये देख सकते हो तिरुवनंतपुरम में ये कंपनी का एक ऑफिस है, ठीक है। सीरियसली ऑफिस देख के थोड़ा आइडिया तो लग ही जाएगा। ये आपका मैसूरू कैंपस है, ठीक है। तो और इसका फॉरेन में भी है सर, इवन नॉट ओनली इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया में भी इनका काफी बड़े बड़े कैंपस है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के बाद ये इंडिया का आफ्टर टीसीएस, Infosys is the second largest IT company after TCS, okay, and 596th largest company in the world based on revenue। revenue के हिसाब से 596 पोजीशंस में आते हैं, कम नहीं है सर वो भी कोई, ठीक है। और क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से स्टैंडर्ड एंड पुअर इसको ए रेटिंग देता है सर। मैं आपको रेटिंग के बारे में बेसिक क्लास में बताता था सर, एकदम स्टार्टिंग में, याद है सर? क्रेडिट रेटिंग के बारे में बताते सर। हेलो, S&P, केआर, फिच, याद है किसी को? ए रेटिंग, बी रेटिंग, ए प्लस रेटिंग। हेलो सर, वो मूडी, हाँ मूडीज, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। तो ये रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस क्या रेटिंग चल रहा है कंपनी का। दिस आर द होल इंपॉर्टेंट थिंग, कंपनी के शेयर का अप डाउन एवरीथिंग डिपेंड करता है। तो ये जो मैनेजमेंट का इश्यूज के बारे में भी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, जैसे काफी बार इसका सीईओ चेंज होता है, नॉट ओनली इन्फोसिस, किसी भी कंपनी के साथ हो सकता है। सर बट सेंड कर रहा बार बार। हाँ बोलो बोलो।
सर कोई मतलब हाथ खड़ा कर रहा है, रेस कर रहा है, कोई कुछ कहना चाहता है लेकिन। कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ बोलो। स्नेहाशीष। हाँ स्नेहाशीष बोल। না না স্যার ওটা এমনি করে রাখা আছে। ओ अच्छा 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 ठीक है, वो ऐसे ही किया है, वो कर देता है कि यस प्रेजेंट, अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए। ठीक है समझ गया, मैं भी हाथ उठा दिया, ठीक है। अच्छा ठीक है, देखो तो इफ T2, अब समझो कि जब T1 का सोच है कि वो शेयर को रखेगा नहीं, सेल कर देगा, अब ट्रेडर 2 क्या सोच रहा है? Views of the same situations in a different light and therefore has a different point of view. According to him, the stock price of Infosys has overreacted to the succession issue and soon the company will find a great leader. इनको लग रहा है कि कंपनी को ग्रेट लीडर मिलेगा, आफ्टर whose appointment the stock price will move upwards. तो समझ में आया सर? ट्रेडर 1 का पॉइंट ऑफ व्यू और ट्रेडर 2 का पॉइंट ऑफ व्यू का फर्क देख रहे हो? हेलो, इफ ट्रेडर 2 ट्रेडर्स एज पर हिज पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये क्या करेगा? शेयर बाय करेगा या सेल करेगा? बाय करेगा। थैंक यू सर। सो एट रुपीज 3000 है ना, अभी 3500 चल रहा था, 3500 से गिर के 2014 का केस चल रहा है, तो इसीलिए मैं 2014 के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। उस टाइम पे शेयर का दाम 3500 चल रहा था, 3500। वहां से कंपनी का शेयर एकदम नीचे आया 3000 पे। तो अभी जो बाय करेगा तो बाय प्राइस क्या रहेगा? 3000। हेलो, बायर साइड में प्राइस क्या रहेगा? 3000 ना। यस सर। नाउ बोथ T1 एंड T2 विल प्लेस ऑर्डर टू सेल एंड बाय। अब दोनों ऑर्डर कर रहा है, सेलर भी ऑर्डर कर रहा है कि वो सेल करना चाहता है और बायर भी ऑर्डर कर रहा है वो बाय करना चाहता है। नाउ बोथ T1 T2 विल प्लेस ऑर्डर एंड बाय स्टॉक रेस्पेक्टिवली थ्रू देयर रेस्पेक्टिव क्या स्टॉक ब्रोकर। जैसे मेरा स्टॉक ब्रोकर, वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स का स्टॉक ब्रोकर क्या कौन दिखाई दिया आपको? जीरोधा का एक दिखाई दिया ना आपको, अभी मैं आपको शो कर रहा था। तो इसी स्टॉक अकाउंट को यूज करके कोई बाई का ऑर्डर करेगा, कोई सेल का ऑर्डर करेगा, जिसका जो ब्रोकिंग कंपनी है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी ब्रोकर, रजिस्टर्ड ब्रोकर जो भी इंडिया में अच्छे से काम करते हैं, लाइक ये तो न्यू एज कंपनीज है, जीरोधा, अपस्टॉक जैसे कंपनी न्यू एज है, डिस्काउंट ब्रोकरेज है। ओल्ड में काफी अच्छे हैं, लाइक मोतीलाल ओसवाल इज देयर, ICICI डायरेक्ट इज देयर, SBI कैपिटल इज देयर, एक्सिस कैपिटल इज देयर, ठीक है, एक्सिस सिक्योरिटीज, बहुत सारे हैं सर, ठीक है। तो अब जो भी जिसका जो भी डीमैट अकाउंट है उसके थ्रू से वो करेगा। स्टॉक ब्रोकर ऑब्वियसली रूट्स इनटू द स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक ब्रोकर के पास वो होगा और स्टॉक एक्सचेंज में पहुंच जाएगा। अब स्टॉक एक्सचेंज देखेगा कि भाई कितना लोग सेल करना चाहते हैं और कितना लोग बाय करना चाहता है। द स्टॉक एक्सचेंज हैज टू एंश्योर दैट दिस टू ऑर्डर आर मैच्ड। ये दोनों जो ऑर्डर है ये मैच कर जाए। 3000 में कितना लोग मांग रहा है और 3000 में कितना लोग सेल करना चाहता है। हेलो, बात समझ में आया? 3000 में कितना लोग बाय करना चाहते हैं और 3000 में कितना लोग सेल करना चाहता है। ये मैच हो जाएगा तो फिर जोड़ी मेकर हो जाएगा। लेकिन सर कोई किसी को जानेगा नहीं कि ये 3000 वाले कौन है और ये 3000 वाले कौन है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं ना सर, तो इसमें फाइंड आउट करना मुश्किल है कि भाई कौन मेरा सेलर है और कौन मेरा बायर है। कुछ समझ में आ रहा है? हेलो, ये एक्चुअली बैकग्राउंड में हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा। वो मैच कराने का काम किसका है? स्टॉक एक्सचेंज का है, BSE NSE का है, आपका नहीं। एंड द ट्रेड गेट्स एग्जीक्यूटेड, and the trade gets executed. This is primary job of the stock market. स्टॉक मार्केट का यही काम है, वो जोड़ी मेकर है, मैच कर ढूंढता रहता है कितना लोग खरीदना चाहते हैं, कितना लोग बेचना चाहता है, और वो आपके लिए एक मार्केट प्लेस बना के रखते हैं टू क्रिएट ए मार्केट प्लेस फॉर बोथ बायर एंड सेलर। यही स्टॉक मार्केट का एक्चुअल काम है सर, प्राइमरी जॉब। समझ में आ रहे सर व्हाट इज स्टॉक मार्केट? हेलो सर। The stock market is a place where market participant can access any publicly listed company. जो भी कंपनी publicly listed है, अब उस कंपनी को एक्सेस कर सकते हो and trade from their point of view. वो और सब कोई अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में काम करते हैं। कोई सेल करना चाहता है, कोई बाय करना चाहता है, कोई 3000 दाम को ज्यादा समझते हैं, कोई 3000 दाम को कम समझते हैं। It's depend as long as there are the other participants who have an opposing point of view. सर ये चीज ध्यान में रखना सर, different opinions are what make a market.
डिफरेंट ओपिनियंस आर व्हाट मेक ए मार्केट। मार्केट तभी होगा जब डिफरेंट ओपिनियन होगा। अगर सभी कोई बायर होगा तो फिर सेलर कौन होगा? तो डिफरेंट ओपिनियन से डरने का नहीं, डिफरेंट ओपिनियन एक्चुअली मार्केट को बनाते हैं। And ये चाहिए, हर चीज में चाहिए, पॉलिटिक्स में भी चाहिए, ठीक है। कोई ममता दीदी का साथ देगा तो कोई मोदी का साथ देगा, देगा कि नहीं देगा सर? डिफरेंट ओपिनियन है कि नहीं है मार्केट में? हेलो Yes. तो ये चाहिए, जबरदस्त चाहिए, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली ट्रेंड जो होगा, अगर मैक्सिमम लोग सेल करना चाहेगा तो क्या मूवमेंट होगा सर? अगर मार्केट में किसी कंपनी का, ठीक है, लाइक कोई भी कंपनी आप यहां से उठा लो, जैसे कैम्स, इसका भी मूवमेंट क्या है सर? बुलिश है ना सर? Yes, sir. इसका मूवमेंट बुलिश है। इसका मतलब मैक्सिमम क्या है? बाई करना चाहते हैं या मैक्सिमम सेल करना चाहते हैं स्टॉक को? Bye, sir. मैक्सिमम बाय करना चाहते हैं। दैट इज वाई ये बुलिश मूवमेंट में। अगर आप रिलायंस को देख लो, सॉरी ये रिलायंस कम्युनिकेशन मत देखो यार, इस शेयर को ना खरीदना सर, एकदम नहीं खरीदना। रिलायंस शेयर प्राइस, इसका मूवमेंट क्या दिख रहा है लास्ट दिन का? ये रिलायंस है, मुकेश अंबानी का, बेरिश है ना। लास्ट 5 दिन में भी ये थोड़ा रेडिश ही दिख रहा है। लास्ट 1 महीने में अगर आप देखो तो आप ट्रेंड है, बट लास्ट 1 दिन में ये डाउन ट्रेंड है। इसका मतलब उस पर्टिकुलर डे में मैक्सिमम लोग इसमें बायर हुआ या मैक्सिमम लोग सेलर हुआ? सेलर। अब वो तो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर डे में लोग क्या सोच रहे हैं। जैसे इलेक्शन आ रहा है ना सर बंगाल में, जो बहुत बड़ा घमासान युद्ध होगा, ठीक है। अभी पूरा इंडिया में इतना सारा जगह में इलेक्शन है, लेकिन बंगाल का इलेक्शन पे पूरा दुनिया का आंख है सर। अब उस पर्टिकुलर डे में 8 दफा में वोट होगा। अब देखा जाएगा कि क्या होता है, लेकिन वही मतदाता क्या सोचेगा, अब किसका ट्रेंड फिट होगा, बुलिश या बेयरिश, हो तो डिपेंड करेगा कि कौन क्या सोच रहा है। बट बुलिश बेयरिश किसके लिए? बंगाल के लिए या फिर मोदी और ममता दीदी के लिए? वो होता है। बुलिश बेयरिश तो बंगाल के लिए सर। बंगाल का बुलिशनेस आएगा कि बेयरिशनेस आएगा, ये तो डिपेंड करता है कि लोग क्या सोचते हैं उस पर। चलो सर पॉलिटिक्स में ना चलते, स्टॉक पे बात कर लेते हैं। अब सवाल आता है सर, स्टॉक को मूव कौन कराता है? ये जो स्टॉक मूव करता रहता है, हेलो, ये जो स्टॉक में मूवमेंट होता है कि अभी 2117, देखो रिलायंस जैसे स्टॉक में बहुत ज्यादा बाइंग सेलिंग प्रेशर होता है, बिकॉज बड़ा पॉपुलर कंपनी है, ठीक है। तो इस पे लिए ना बाइंग सेलिंग प्रेशर बहुत होता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ना इस पे बहुत सारे चीजें होते रहते हैं। अगर मैं आपको ब्रोकिंग के साइट में भी दिखाऊं तो भी आपको दिखेगा। रिलायंस, चलो रिलायंस ढूंढते हैं, कोई भी बड़ा कंपनी जो लार्ज कैप कंपनीज होते हैं, रिलायंस 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 मार्केट डेप्थ चार्ट देख लेते हैं। ये जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मार्केट में इसका अप डाउन बाय अप डाउन, ये जो इसका इतना फ्रैक्शन होता है ना, तो ये डिपेंड करता है सर, ये फ्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? ये जो मूव करते हैं इसको, कभी अप कभी डाउन, लेकिन अल्टीमेटली ये ग्रोथ पोजीशंस पे चलते हैं, ठीक है। जैसे रुचि सोया जैसे भी कंपनी है, इसका चार्ट अगर आप देखो तो मैक्सिमम केस में आपको ये रुचि सोया ही ओपन किया हुआ है मेरा, इसीलिए इसका बहुत केस में ऐसा दिख रहा है कि फाका एरिया, लेकिन रिलायंस का आपको फाका नहीं दिखेगा। ये देखो कुछ दिखाई दे रहा है सर? हेलो, रिलायंस में आपको कोई फाका नहीं दिख रहा है सर? ना सर। लेकिन अगर आप रुचि सोया देखोगे, इसको देखो, एक कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि स्टॉक में ट्रेडिंग ही नहीं हुआ, खाली है, दिख रहे हो सर? बहुत सारा जगह में ट्रेड नहीं हुआ, कुछ दिखाई दे रहा है सर? यस सर। इसका मतलब ये कंपनी का रेपुटेशन, कंपनी का मार्केट साइज सभी पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर स्टॉक मूव करेगा कि इस पर्टिकुलर टाइम पे स्टेबल रहेगा, ठीक है। अब नाउ एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट, लेट अस कंटिन्यू द Infosys एग्जांपल to understand how stock really move. Imagine you are a market participant tracking Infosys. अब आप Infosys को काफी दिनों से ट्रैक कर रहे हो, या तो सेल करना चाहते हो या तो बाई करना चाहते हो। It is 10 AM 10 बजे on 11 June 2014 and price of Infosys 3000. The management makes a statement to the press that they have managed to find a new CEO who is expected to steer the company to greater heights. Obviously कोई अपना मैनेजर को ढूंढेगा तो क्या सोचेगा, कंपनी को हाईएस्ट में, मतलब एक टॉप लेवल में लेके जाए, इसीलिए ढूंढेगा ना। कोई कंपनी का कैप्टन ढूंढता है टीम का, तो ऑब्वियसली इसी सोच के लिए उठाते हैं कि भाई टीम को बहुत आगे लेके जाएगा। हेलो, बात सही कि नहीं?
तो मैनेजमेंट जो है सर, दे आर कॉन्फिडेंट ऑन हिज कैपेबिलिटीज एंड दे आर श्योर दैट द न्यू सीईओ विल डिलीवर मच मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हिम। अब इसमें दो सवाल खड़ा होता है सर, फंडामेंटल सवाल है सर, हाउ विल द स्टॉक प्राइस रिएक्ट टू दिस न्यूज। अब इस पे क्या रिएक्शन होगा? इफ यू आर टू प्लेस ए ट्रेड ऑन इन्फोसिस, व्हाट वुड इट बी? व्हाट वुड बी अ बाय और अ सेल? अगर आप इस कंपनी का ट्रेडर बनना चाहते हो, बाय करोगे या सेल करोगे? इट्स डिपेंड। The answer to the first question is quite simple. The stock price will move up. अब क्यों? Infosys had a leadership issue and the company has fixed it. पहला बात तो कंपनी का लीडरशिप ही नहीं था, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था। तो अगर लीडर मिला तो कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा? अब लीडर आगे कुछ अच्छा करे बुरा करे, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट अनाउंसमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है सर। अनाउंसमेंट पॉजिटिव है। जिस दिन कंपनी ने ये बोला था कि कंपनी पे लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हो गया, बहुत सारा सीनियर लीडर कंपनी छोड़ के जाना चाह रहा है या रिटायर कर रहा है, वो नेगेटिव न्यूज था, बट आज तो पॉजिटिव न्यूज है सर। तो व्हेन पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आर मेड, market participants tend to buy the stock at any given price and this cascade into stock price rally, और ये स्टॉक प्राइस को रैली करने में बाध्य करता है, मूव करने में इसको बाउंड करते हैं। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल रीजन भी दिखाता हूं, लेकिन बिफोर दैट एक ट्रेड का फ्लो देखो। ये हुआ था, उस टाइम पे भी हुआ था, लेकिन आपको बस चार्ट से समझना चाहिए। 10 बजे कंपनी का शेयर 3000, सेलर वांट्स 3002, ट्रेड प्राइस 3000 चल रहा है। जो सेलर है सर वो 3002 में सेल करना चाहता है। ओके, दिस इज 10 बजे, लास्ट ट्रेड प्राइस 3000 है, लेकिन अभी जो सेलर है वो 2 रुपया प्रॉफिट तो करना चाहेगा। ओके, व्हाट डज द बायर डू? वो बाय कर लेगा। अब सेलर जो दाम पे बेचना चाहेगा, अगर बायर को बाय करना है तो वो 3002 में ही खरीदेगा ना सर। हेलो, अब वो तो एक मार्केट में एक एल्गोरिदम होता है सर कि कितना सारा लोग कितना दाम में सेल करना चाहता है और कितना सारा लोग कितना दाम में बाय करना चाहता है, वो तो मार्केट फिक्स कर ही देगा। बट अगर सेलर 3002 में सेल करेगा तो आप कितना दाम पे खरीदोगे? हेलो, 1200। जस्ट लाइक ए नॉर्मल मार्केट। 2 महीना है ना, जैसे फिश मार्केट या सब्जी मार्केट में विजिट करते हैं, अरे भाई दुकानदार दाम देते हैं, फिर आप दाम बोलते हो, आप बार्गेन करते हो, दाम तो उसी को देना पड़ेगा। हेलो, आप बार्गेन कर सकते हो बट दाम तो दुकानदारी लगाएगा ना जिसका प्रोडक्ट है ना। तो आपको अल्टीमेटली 3002 में लेना पड़ा। 10:01 में दाम कितना चल रहा है सर? 3002। अब मूवमेंट कैसा है मार्केट का? पॉजिटिव। सेलर जो है सर वो 3006 चाहता है, 3006 में सेल करना चाहता है। जो बायर होगा उसको कितने दाम पे खरीदना होगा? 3006। 10:03 पे 3006 लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। जो सेलर है वो 3011 चाहते थे, 3011। जो बाय करेगा उसको कितने दाम पे खरीदना होगा? 3011। 10:05 में कंपनी का शेयर 3011 चल रहा है लास्ट ट्रेडेड, सेलर 3016 मांग रहा है सर, बायर क्या करेगा? 3016। अब दिस इज 5 मिनट का ट्रांजैक्शन है सर। 5 मिनट में शेयर का दाम 3000 से 3016 में पहुंच गया सर, बिकॉज मैनेजमेंट में डिक्लेयर किया कि यस वी गेट आवर लीडर एंड नाउ कंपनी इज इन द सेफ हैंड फॉर द पॉजिटिव मूवमेंट ऑफ द फ्यूचर ऑफ द इन्फोसिस। हेलो, बात समझ में आ रहा है? मार्केट में एक पॉजिटिव वाइब आ गया और 5 मिनट में शेयर का रैली 3000 से 3016। हो सकता है ऐसा या नहीं हो सकता? हो सकता है। अगर आप इस चार्ट को देखो, ये कैम्स का चार्ट है, ठीक है। लास्ट दिन कैम्स ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया था, ठीक है, या फिर स्विट्जरलैंड एनर्जी भी अच्छा खासा मूवमेंट दिया था। स्विट्जरलैंड बहुत अच्छा मूवमेंट दिया था। करीब स्विट्जरलैंड का अगर देखे, स्विट्जरलैंड का शेयर का क्या दाम चल रहा है? 5.81 पैसा, ठीक है। स्विट्जरलैंड का इतना फेमस नहीं है, स्विट्जरलैंड एनर्जी में है, कैम्स में भी आप अच्छा देख सकते हो। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर कौन सा शेयर ले, कैम्स ही अच्छा रहेगा। ओके, अब देख सकते हो यहाँ पर कि देखो शेयर का दाम कितना चल रहा है। एक सेकेंड, 5 मिनट का चाहिए व्यूज, एक दिन 5 मिनट्स, किसी भी एक 5 मिनट्स का डेटा देखो। देखो टाइम दिया हुआ है ना सर, 10 बजे का दाम 11:40 में शेयर देखो, 11:40 में कंपनी का शेयर 1804 दिख रहा है सर, 1804 में चल रहा है 11:40 को। फिर
यही शेयर 1805 में चल रहा था, फिर यही शेयर देखो सर आप 12:20 पे 12 मतलब 40 मिनट में करीब 40 पॉइंट इसका मूवमेंट हुआ, 1805 टू 1840 देख सकते हो, ये देखो 1840 1845 मतलब 40 मिनट्स के गैप में पर मिनट भी 1 टका करके कमाया। यस और नो? क्या दिखाई दे रहा है? हेलो सर बोलो। ये देखो ना सर 1805 चल रहा है यहाँ पर, देखो धीरे 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 टाइम भी देखो आप, जस्ट लुक 12:15 12:20 12:20 में शेयर का प्राइस कितना है 1845 44, जस्ट कितना टाइम होगा 45 मिनट्स में 45 मिनट्स में कंपनी ने 40 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मूव किया कि नहीं किया बताओ सर? क्या ना, वो आप लोगों ने रियल डेटा देखा, यहाँ पर हम लोगों ने इसको नोट में इस तरह से बना के रखा है। तो जो यहाँ पर बताया जा रहा है कोई ऐसे नहीं कि आउट ऑफ वर्ल्ड कुछ है, रियल डेटा से ही बनाया गया है, जो आपको रियल में भी मैंने इसीलिए दिखाया, मतलब ताकि किसी को ऐसा ना फील हो सर क्या बता रहे हो 5 मिनट में इतना सारा। अरे हाँ सर 5 मिनट में 16 रुपीज कमाया जा सकता है, 5 मिनट में 16 क्या 15 मिनट्स में 40 रुपीज कमाया जा सकता है, मोर देन दैट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है मार्केट में कितना पार्टिसिपेंट्स है, कितना लोग शेयर का बाई सेल का प्रेशर कितना है, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। हाँ अब इस पे आपने क्या नोटिस किया, whatever price the seller wants the buyer is willing to pay for it. This buyer seller reaction tends to push the share price higher. So as you can see the stock price jumped 16 rupees in a matter of 5 minutes. So this is a fictional situation but this is very realistic, जो मैंने आपको अभी शो भी किया सर, ऐसे फिक्शनल है but this is very realistic and typical behavior of stock. ऐसा सच में रियल में ऐसा होता है। The stock price tends to go up and when the news is good or expected to be good, या तो न्यूज गुड होगा या तो एक्सपेक्टेड टू बी गुड। 2014 का ये कहानी मैं आपको बताता हूँ, 2014 का ये कहानी मैं आपको बताता हूँ। 2014 में मुझे पूरा का पूरा याद है, यहाँ पर भी शायद इसका स्टोरी का जिक्र है या फिर नहीं भी हो तो भी पता चल जाएगा कि 2014 में आप लोगों को पता है कि मोदी जी फर्स्ट टाइम बीजेपी गवर्नमेंट आया था। मतलब 14 में यूपीए गवर्नमेंट जाके बीजेपी गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम इंडिया में आया था, पता है सर आप लोगों को? यस सर। तो गवर्नमेंट का सिचुएशन इतना खराब था, यूपीए में इतना कॉन्फिडेंस लो हो गया था कि मार्केट भी धड़ाधड़ गिर रहा था। और 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आया सेंट्रल में, तो उस टाइम पे इतना जबरदस्त पॉजिटिव मूवमेंट लाया था 2014 में मार्केट में। इसका मेन रीजन ये था, इसका मेन रीजन क्या था जानते हो? मेन रीजन ये था 2014 16th लोकसभा नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने, ये रीजन था सर। 543 में 282 सीट्स बीजेपी ने जीता था। मतलब इतना साल बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मेजोरिटी लास्ट कब मिला था, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल रहा सर। जस्ट लुक हियर, बहुत सालों पे, मतलब बीजेपी को तो नहीं मिला था, यूपी भी नहीं बना पा रहा था। बहुत साल बाद 282, उसके बाद 2019 में 303 सीट्स, अभी 282 मेजोरिटी सरकार बना। मतलब एक पार्टी सरकार बना सकते हैं एंड पूरे भारत में एक सिंगल पार्टी का बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था। मतलब क्या है, दिस इज गुड फॉर द बिजनेस सिनारियो। आप बात समझ पा रहे हो सर? ये बिजनेस सिनारियो के लिए अच्छा है। आप बीजेपी को पसंद करो ना करो, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट बीजेपी एंड बीजेपी अलायंस, जैसे एनडीए एंड एनडीए अलायंस, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, शिरोमणि अकाली जनता दल, लोक जनसंक्रांति, मतलब अदर एनडीए पार्टीज एंड ये जो भी, और कांग्रेस के साथ ये सब पार्टीज। तो अभी धीरे धीरे कांग्रेस चला गया था, लेकिन बीजेपी पूरा भारत में अकेला पार्टी को बनाया था। और ये मार्केट के लिए एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मूवमेंट था कि एटलीस्ट बिजनेस में जो भी पॉलिसी बनेगा वो पॉलिसी बनेगा। जैसे आजकल मार्केट, मतलब गवर्नमेंट जो भी करे, खराब करे बुरा करे, आई डोंट नो लोगों को कैसे फील हो रहा है। जैसे कश्मीर के लिए जो डिसीजंस लिया गया, ठीक है, राम मंदिर के लिए जो डिसीजंस लिया गया, डिफरेंट इश्यूज हो सकता है, मतभेद हो सकता है आप लोगों के साथ, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। बट सवाल यही है सर कि एटलीस्ट डिसीजंस तो लिया जा रहा है। या फिर जैसे स्ट्राइक किया, वो याद है सर स्ट्राइक, जिसमें अरे सर हम लोग पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को मार के आए थे, है ना? तो
इस तरह का डिसीजन ना एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट होता है, गुड फॉर द कंट्रीज कॉन्फिडेंस, और जो मार्केट को मूव कराते हैं। और ऐसे हुआ था 2014 में, अगर आप कभी इवन 19 में भी हुआ था, मार्केट इसका रेस्पॉन्स किया था। तो आप लोग हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना कि पॉजिटिव कॉन्सेप्ट नॉट ओनली फॉर कंपनी बट ऑल्सो फॉर कंट्री, पॉजिटिव मूवमेंट ऑल्सो फॉर कंट्री, कि भाई मैक्सिमम कॉन्फिडेंस किनके साथ है। अगर ये जो मैप आपको दिख रहा है, ये मैप में अगर 70-30 भी होता ना, मतलब ऐसा होता कि आधा आधा हो गया, फिर कंट्री को कौन चलाएगा, फिर खिचड़ी का सरकार बनता। खिचड़ी सरकार मतलब इसका कुछ पार्टी का लोग, उसका कुछ पार्टी का लोग, ऐसे इन लोगों का बनता नहीं है हमेशा झमेला। अच्छा होता है कि कंट्री में एक पार्टी चले, एक सर्टेन टाइम के लिए चले, उसके बाद वो चले जाए। दिस इज गुड फॉर द कंट्री। अब बुरा भला जो हो देखा जाएगा, बट कॉन्फिडेंसली एक लगता है कि हाँ भाई कुछ होगा, दैट्स अ डिफरेंट इशू। अब किसको क्या अच्छा बुरा लगता है वो अपने अपना पर्सनल ओपिनियन है सर, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट इसके साथ पॉजिटिव मूवमेंट लेता है। ये 2014 में भी मैंने एक्सपीरियंस किया था और 2019 में भी। आप लोग इसको डिस्कवर कर सकते हो गूगल करके कि 2014 के जिस दिन मोदी जी जीत के बीजेपी का सरकार बनाया था, या फिर 19 में जीत के बनाया था, मार्केट का मूवमेंट कितना हुआ था, आप चेक कर सकते हो। अनदर इशू मूविंग फॉरवर्ड इन द सेम डे। अच्छा, यहाँ पर the stock moved because the two reasons: one, the leadership issue has been fixed, and two, there is an expectation that the new CEO will steer the company to the greater heights. तो दो कॉन्सेप्ट था जो मार्केट के मूवमेंट के कारण था। नाउ अभी धीरे धीरे हम लोग और भी सामने आ रहे हैं। 12:30 बजे उसी दिन, सेम डे 12:30 को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, नाम सुने हो सर, नेस्कॉम। जो लोग आईटी के साथ कनेक्टेड हो उनको समझना चाहिए, नेस्कॉम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। ये सर किसी को पता है नेस्कॉम के बारे में? हेलो सर, नेस्कॉम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड एसोसिएशन है इंडियन आईटी कंपनीज का। इंडियन आईटी कंपनीज का ट्रेड एसोसिएशन है, मतलब जितना सारा आईटी कंपनीज है इंडिया में, एडवोकेसी ग्रुप फोकस्ड मेनली ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री, 1988 में बना है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब इंडिया में जो आईटी बिजनेस होता है उनको हेल्प करते हैं सरकार के साथ एफिलिएशंस लेके, ठीक है, ये गवर्नमेंट का एफिलिएशंस के साथ ही काम करते हैं। इंडिया में आईटी बिजनेस में क्या डिसीजंस होगा नहीं होगा, एवरीथिंग डिसीजंस लेते हैं ये। करीब 2800 कंपनीज इसका मेंबर है। तो नेस्कॉम आईटी बिजनेस को लेके क्या बता रहा है, बहुत वाइटल पॉइंट है। अब 12:30 बजे नेस्कॉम ने क्या बोल दिया? फॉर दोज हु आर नॉट अवेयर, नेस्कॉम इज द ट्रेड एसोसिएशन ऑफ द इंडियन आईटी कंपनीज। नेस्कॉम इज कंसीडर्ड टू बी द वेरी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाटएवर दे से हैज इंपैक्ट इन द आईटी इंडस्ट्री। जैसे बैंकिंग सेक्टर्स में किसका इंपैक्ट आता है सर, किसका डिसीजन का इंपैक्ट आता है, बोलो? किसी ने अगर थोड़ा सा, आरबीआई है ना सर, हाँ सर, आरबीआई थोड़ा सा ठीक भी दिया तो उसका इंपैक्ट बैंकिंग सेक्टर्स में आ जाता है। सिमिलरली अगर नेस्कॉम ने कुछ बोला तो उसका इफेक्ट आईटी सेक्टर्स में आते हैं। अब नेस्कॉम मेक्स अ स्टेटमेंट स्टेटिंग दैट द कंज्यूमर्स आईटी बजट सीम्स टू हैव कम डाउन बाय 15%। मतलब लोग पहले से कम आईटी सेक्टर्स में खर्चा कम करेगा, 15% कम हो जाएगा, एंड दिस वुड हैव इंपैक्ट इन इंडस्ट्रीज गोइंग फॉरवर्ड। बिजनेस के लिए थोड़ा इंपैक्टफुल है। By 12:30, let us assume Infosys trading 330. Few questions for you. How does this new information impact Infosys? मतलब मार्केट गो डाउन जाएगा बिकॉज मार्केट में शेयर खरीद, मतलब कंज्यूमर का बिहेवियर आईटी के प्रति कम हो जाएगा, ये नेस्कॉम ने बताया। इफ यू आर इनिशिएट इन न्यू ट्रेड विद दिस इंफॉर्मेशन, व्हाट वुड इट बी? मतलब अगर आप न्यू ट्रेड लेना चाह रहे हो तो अभी आपके दिमाग में क्या चलेगा नेस्कॉम का ये न्यूज से, बोलो सर? अगर आप न्यू ट्रेड लेना चाहते हो, नेस्कॉम का ये न्यूज आपको चिंता में डालेगा कि नहीं डालेगा? What would happen to the other IT stocks in the market? चिंता में डाल देगा सर? The answer to the above questions are quite simple. Before we start the answering these questions, let us analyze NASSCOM statement in a bit more detail. NASSCOM says the customer's IT budget is likely to shrink by 15%. This means the revenues of the IT business, IT companies are most likely to go down soon. This is not great news for the IT industry. Now, अब इसके ऊपर डिपेंड करके स्टॉक मार्केट का इंपैक्ट देखो। Infosys being a leading IT major in the country will react to this news. The reaction could be mixed one because earlier during the day there was a good news, leadership का एक concept था. However, a 15% decline in a revenue is serious matter, and hence Infosys stocks are likely to trade lower. Starting में increase हुआ था, फिर अचानक से डाउन में चला गया। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है?
दिन के शुरुआत में आप हुआ था, लीडरशिप प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था। दिन के मिड सेक्टर्स में आके लीडरशिप इश्यूज छोड़ो, मार्केट में एक डाउन ग्रेडेशन चालू हुआ, तो पूरा का पूरा आईटी कंपनीज के ऊपर ही इफेक्ट आया और इन्फोसिस के ऊपर भी आया। तो मार्केट इसका लोअर होगा कि नहीं होगा? हेलो, मतलब बेसिकली ये जो मार्केट में आप कंपनी का अप डाउन होते देखते हो ना, स्पेशली इन बिग सेक्टर्स या बिग बिजनेस के केस में, इसका न्यूज बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं सर बिजनेस पे। ये जो भी बिजनेस आप यहाँ पर देखते हो, कब अप हो रहा है कब डाउन हो रहा है, ऐसे कभी कभी नॉर्मल भी होता है, बट कभी कभी न्यूज जो होता है ना, इसका बहुत जोर का झटका लगाते हैं, या तो अप या तो डाउन झटका, दोनों लग सकता है। ठीक है, अब इसके पीछे मार्केट का रेगुलर न्यूज भी एक इम्पैक्ट डालते हैं, तो हमेशा आपको अपडेट रहने का भी जरूरत है सर। ओके, तो एट 3:30 इफ यू आर one where to initiate a new trade based on new information, it would be a sell on Infosys। अब सेल करके निकल जाओगे because you don't want to take risk। ट्रेडर के हिसाब से बोल रहा हूं मैं। The information released by NESCOM is applicable to the entire IT stocks and not just Infosys, and hence all IT companies are likely to witness a selling pressure। अब सारा का सारा IT स्टॉक में सेलिंग प्रेशर दिखेगा, सारा का सारा IT स्टॉक में। तो ये सब रीजन होता है। So as you notice, market participants react to news and events, and the reaction translate to a price movement। This is what makes the stock move। अब सवाल था ना मन में कि स्टॉक मूव क्यों करता है, ये कारण होता है सर, मेन कारण यही होता है। बट कभी कभी कुछ न्यूज नहीं होता, तब क्या होगा? एट दिस स्टेज यू मे हैव वेरी प्रैक्टिकल एंड वैलिड क्वेश्चन। यू मे बी थिंकिंग दैट इफ देयर इज नो न्यूज टुडे अबाउट अ पर्टिकुलर कंपनी, तब क्या होगा? सर सिंपल है, आंसर इज बोथ यस एंड नो, एंड इट रियली डिपेंड्स ऑन द कंपनी इन फोकस। कौन सा कंपनी के बारे में आप बात कर रहे हो, वो एक इंपॉर्टेंट एरिया है। जैसे यहाँ पर दो कंपनी के बारे में बात किया जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो इतना बड़ा इंपैक्टफुल कंपनी है, उसके बारे में न्यूज रहे ना रहे, वो मार्केट में अपना बिजनेस करता रहता है, बाइंग सेलिंग चलता रहता है, ये सब नो। मुकेश अंबानी का जो कंपनी है, उसका कोई न्यूज हो ना हो, मार्केट में उसका इंपैक्ट होगा कि नहीं होगा? एवरेज इंपैक्ट तो होगा। अब कुछ जबरदस्त बात हो जाए, कोई न्यू इन्वेस्टमेंट आ जाए, तब उसके ऊपर भी असर आता है इसका। बट कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं, श्रीलक्ष्मी शुगर मिल, अगर गन्ना का खेती अच्छा होता है तो शुगर मिल बिजनेस अच्छा चलता है ना सर, ये भी शेयर मार्केट में लिस्टेड है। चलो देखते हैं श्रीलक्ष्मी शुगर मिल दिखता है कि नहीं दिखता। श्रीलक्ष्मी क्या नाम पे लिस्टेड है, आई डोंट नो। शुगर मिल, एक बलराम चीनी बोल के भी है। एक मिनट रुको, यहाँ पर तो मुझे मिल नहीं रहा है। अभी इसके डिटेल्स कुछ एज सच नहीं मिल रहा है, बीएससी में है, करीब 1.90 प्रीवियस क्लोज ऐसा कुछ दिखा रहा है। तो मतलब स्टॉक में एज सच कुछ मैटर है नहीं सर। ठीक है, तो इन दैट केस जब किसी बिजनेस का एज सच कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये सिर्फ न्यूज में ही कुछ होता है। अगर गन्ना इंडस्ट्री में या फिर शुगर केन इंडस्ट्री में कुछ होगा तो फिर ये अप डाउन करेगा, अदरवाइज ये चुपचाप ही रहेगा। ठीक है, तो ये होता है सर एक्चुअली जो स्टॉक को अप डाउन में मूव करवाने में एक्चुअल कनेक्टेड पॉइंट रखता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा हाउ डज स्टॉक गेट ट्रेडेड। ये जो स्टॉक है इसका ट्रेड कैसे होता है। ठीक है, आपको होल्ड करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। आपको स्टॉक बाई करने के बाद क्या होता है, होल्डिंग पीरियड, अगर आप स्टॉक को होल्ड करना चाहते हो या फिर सीरियसली डर के मारे बेच देना चाहते हो, और उसके बाद आपको रिटर्न क्या कमाते हो, सारा का सारा चर्चा होगा। रिटर्न का हिसाब कैसे होता है, एवरीथिंग आई विल डिस्कस। ये हम लोग सर नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। फिलहाल तो मैं आपको इतना ही पूछना चाहूंगा सर कि क्या आपको समझ में आया, जो भी चर्चा हुआ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये तो बता दो सर। मजा आया, समझ में आया, मतलब समझ में सच में आया कि नहीं, स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है सर, ये तो बताओ। यस सर, अच्छे। मतलब अंदर से समझ आ रहा है ना एकदम। अब हवा में समझने कोई मतलब नहीं है, अंदर से समझ होना चाहिए कि एक्चुअली ये है मार्केट, इस तरह से ये काम करता है। जब ऐसा फीलिंग आ जाए आप एक्सपर्ट बनोगे सर। जैसे मेरा जो भी बाकी लोग है ना सर सीनियर्स, वो एकदम एक्सपर्ट है, अभी तो मेरे से ज्यादा जानता है। सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग, दे सीरियसली नो बेटर देन मी इन सम केसेस। कभी कभी तो मैं इतना जान गया तू, हाँ मेरे को बताते अरे दादा आपसे ही सीखा, ठीक है वो अलग बात, बट सीरियसली जब स्टूडेंट बेहतर जाने ना, वो मजा आ जाता है सर सीरियसली। मतलब तो अच्छा लगता है कि भाई इतना इंटरेस्ट भर दिया था कि अब तो खुद का रिसर्च चालू हो गया उनका।
जो कर रहा है सर कर रहा है, आप लोग भी ऐसा बनो, मुझे बड़ा मजा आएगा। ओके सर, चलो फिर टाटा बाय। कुछ पूछना है क्या किसी को? ओके सर, प्रगति 2 मिनट वेट करना। बाय सर। ओके चलो बाय टाटा। सर। बाय सर। बाय। बस सर।